एक दिन पहले की तैयारी शीट मास्क है और एक हफ्ता 10 दिन पहले की तैयारी फेशियल। तो ये सब सर्दी में खासकर फेशियल्स जो हम मेच्योर स्किन वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छा ये है कि हल्का सा एक स्क्रब लेके उसको स्क्रब करें, उसके बाद उपटन करें और उसके बाद एक पैक लगा के, पैक जो है वो कंसंट्रेटेड चीज़ें होती हैं तो वो बहुत अच्छा काम, क्वांटिटी कम हो जाती है। और ऑयली स्किन वालों को, जब एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल स्किन को लोशन की ज़रूरत पड़ रही है शायद इतना, तो उसे इतना, जब सर्दी में उसको एक क्रीम की ज़रूरत पड़ रही है तो वो लोशन पे ही रहेंगे। पर चाहिए तो बाल जा रहे हैं लेकिन आ भी रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके जितने नॉर्मल किसी एक आदमी के जाते हैं उससे ज़्यादा है तो अपने ब्लड टेस्ट कराइए। कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, फेरेटिन की डेफिशिएंसी होती है। तो पहली बात ये है कि ड्राई अगर हो रहे हैं तो प्लीज़ लिप लिकिंग मत करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा लिप्स के ऊपर एक ऑयल लगा के रखें। सबसे अच्छा ऑयल जो होता है वो बादाम तेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज से कि अगर एक्ने हो रहे हैं, खुश रहिए, आपकी साइकिल नॉर्मल चल रही है। आजकल एबनॉर्मल साइकिल्स की कितनी बड़ी दिक्कत है ये हम डॉक्टर से पूछिए, हर दूसरी बच्ची को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। एज अ डर्माटोलॉजिस्ट क्या सजेशन देना चाहेंगे आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए सर्दियों में क्या खाना है? नट्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। तो सर्दी में आपकी डाइट पे कहीं ना कहीं ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए और उसके साथ साथ फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, ये सब चीज़ें इतनी अच्छी तरह अवेलेबल हैं कि आप उसे बेड साइड रख दीजिए। 2 चम्मच खा लीजिए, वो आपका काफ़ी हद तक जो अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पूरा करेगा। दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारे स्किन केयर रूटीन पर रहेगा। और वो इंटरेस्टिंग कैसे होगा, वो इंटरेस्टिंग बनाएंगी हमारी डॉक्टर शैला मैम, जो कि फेमस डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं। और वो आपको बताएंगी कि आप कैसे सुंदर दिख सकते हैं, अपने स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि विंटर सीजन शुरू होने वाला है, त्योहारों का सीज़न चल ही रहा है और देव उठनी, क्योंकि अब एकादशी आने वाली है और इसके बाद शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में हर किसी के पास कई तरीके के सवाल होते हैं कि हम अपने स्किन को कैसे अच्छा रखें। मुझे लगता है शैला मैम से मुझे आपको जोड़ देना चाहिए। शैला मैम, सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन केयर का सारथी होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, तो पहले हमने गर्मी की बात की थी, अब मौसम बदल गए, बरसात को हमने स्किप कर दिया, वो अगले साल के लिए शायद रख लेते हैं। और अब तो फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, तो जैसे कहा जाता है कि तेरे चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, चाँद पूरा था मगर आधा लगा। हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि वो चाँद की चाँदनी को भी कहीं न कहीं उस पे एक ग्रहण लगा दे और वो ज़्यादा बेहतर लगे। तो अब टाइम आ गया है, फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, सही टाइम है। आप ही लोगों ने कमेंट किया है कि शैला मैम आपकी उर्दू अल्फाजी बहुत अच्छी है और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है जब शैला मैम के साथ पॉडकास्ट होता है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि विंटर सीजन शुरू होने वाला है, तो मैं यहीं से आपसे बात करना शुरू करूँगी कि ड्राई स्किन हो जाती है, रूखी स्किन हो जाती है, कैसा जो है इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और कितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि जैसे ही नमी जाने लगी है, हवा में क्रिस्पनेस आने लगती है, एक कड़क वो फ़ील होने लगता है। तो उसकी वजह से अभी तक तो माहौल में इतना ज़्यादा पानी था, इतनी ह्यूमिडिटी थी कि आपकी स्किन से पसीना ही निकल रहा था, ड्राइनेस नहीं हो रही थी। अब जब वेदर ड्राई होने लगता है, तो आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो अब हवा में जाने लगता है। उसके साथ-साथ जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी तो हमारे गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। तो गर्म पानी जो है वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देता है, बिकॉज़ आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो गर्म पानी के साथ निकल जाते हैं। और उसके बाद कहीं न कहीं फिर सर्दी से बचने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग हीटर के आगे बैठते हैं, ब्लोअर के आगे बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें उस ड्राइनेस में एडिशन करती हैं। और उसके साथ-साथ सर्दी में हमारा खान-पान भी बदलना चाहिए। तो अगर आप अपने खाने-पीने में चेंज नहीं करेंगे तो वो ड्राइनेस इनसाइड आउटसाइड हो जाएगी, मतलब अंदर से भी आपको ड्राइनेस हो जाएगी और स्किन भी ड्राई होने लगेगी। तो मैम इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए हमारे लिए? बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए अगर मैं घरेलू तौर से इसको थोड़ा सा जोड़ के देखूं तो? ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये स्किन केयर है।
तो बीमारी नहीं है, हम सबको ये अपनी आदतों में थोड़ी सी चेंज करनी है। जैसे मौसम बदलता है तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सर्दी गर्मी के कपड़े, हम अब जो कॉटन थी वो अंदर जाने लगी है, अब दिवाली आने लगी है तो हमारे सिल्क्स बाहर आने लगे हैं। तो उसी तरह हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी चेंज होने चाहिए। गर्मी में हम बोल रहे थे कि एक फोम वॉश से मुंह धोइए, सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मकसद ये था हमारा कि जो पसीना और सीबम की लेयर जो हमारी स्किन पे बन गई है वो हम साफ करते चले जाएं। अब तो वो इतनी सीबम नहीं बन रही है, तो अब हमें एक नॉर्मल फेस वॉश पे आ जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि अब बिना मॉइस्चराइज़र के, और ये बात मैं यहाँ बोल रही हूँ, हम ये बात डिस्कस भी करेंगे कि मेल्स और फीमेल्स में क्या फ़र्क होता है स्किन का, बिकॉज कहीं ना कहीं मेल्स कुछ भी नहीं करते तो वो सही बात नहीं है। तो हमें अब मॉइस्चराइज़र हमारी ड्रेसिंग टेबल पर आ जाना चाहिए। और मॉइस्चराइज़र का मतलब है एक नॉर्मल सा लोशन, वो कोई भी हो सकता है। और किस तरह लगाना है मॉइस्चराइज़र, फिर उसकी पूरी तफसील से बात करते हैं। मैम, क्योंकि हम लोग सर्दी के सीज़न की बात कर रहे हैं, विंटर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारा भर भर के मॉइस्चराइज़र लोग लगाते हैं चेहरे पे, ताकि स्किन जो है वो स्किन में नमी रहे, स्किन खराब ना हो। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? जिसकी जितनी ज़रूरत उसको लगाना चाहिए, और ज़रूरत आपकी स्किन ही आपको बताएगी कि आपको कितनी कितनी क्वांटिटी लगानी है और कौन सा लगाना है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फेस लोशंस होते हैं, जो फेस के लिए मॉइस्चराइजर्स और क्रीम्स होती हैं, वो बॉडी पे लग तो सकते हैं लेकिन ज़ाया ही होते हैं, मतलब वेस्ट ही होते हैं। क्योंकि फेस के लिए जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो अल्ट्रा फाइन होते हैं, उनका काम स्किन के अंदर बहुत डीप डेप्थ तक जाना है। जो बॉडी लोशंस होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं। तो आप फेस लोशन को तो बॉडी पे लगा सकते हैं, लेकिन बॉडी लोशन को फेस पे नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज बॉडी लोशन की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी थिक होती है और उसकी स्प्रेडेबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो बॉडी लोशन जब आप लगाते हो, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि जब दवा लगाएं, जब मेडिसिन हम बोलते हैं, तो आप फिंगर टिप यूनिट, 1 फिंगर टिप यूनिट, इतनी जितनी आपकी पहली लाइन आती है उतनी ट्यूब में से क्रीम निकालिए और उसे जहां बोला गया है लगा लीजिए। लेकिन जब आप एक मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा रहे हैं तो आप हाथ ऐसे करेंगे और उसमें एक कॉइन शेप्ड 1 रुपए के कॉइन जितना वो निकालेंगे, उसको हल्के से पहले अपने हाथ पे रब करेंगे ताकि हाथ की वार्मथ से, वो एक तरीका ये होता है कि लोग वो ऐसे डॉट डॉट करके उसको वो मिसेबल करते रहते हैं, पर वो सही तरीका नहीं है। उससे क्या होता है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। तो आप पहले हाथ पर अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र को वार्म कीजिए और उसको इन टू आउट इस तरह से लगाइए। यही बात क्रीम के लिए आ जाती है। तो जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है, जेल, लोशन और क्रीम एक ही चीज़ को आपकी बॉडी में पहुंचाने के ज़रिए हैं। तो अब लोशन जो है वो थिन होता है, तो जो इस तरह का मौसम है, जैसे हमारा नवंबर तक रहेगा, तब तक हमारा लोशन बड़ा अच्छा काम करेगा। फिर उसके बाद लोशन अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा, तब हमें उसी चीज़ की क्रीम की दरकार पड़ेगी। और जेल्स हम गर्मी में यूज़ कर रहे थे। मतलब आप कह रहे हैं कि मॉइस्चराइजर अगर हमें लगाना है तो अपने हाथ का जो ये बीच का हिस्सा है, कॉइन जितना, कॉइन उसमें हमें डालना है और हाथों से उसको प्रॉपर रब करना और फिर चेहरे पे अप्लाई करना है। अच्छा, लेकिन अमूमन जैसे घर से बाहर निकलने से पहले, क्योंकि सर्दी पे हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो ये थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन भी चेहरे पे अप्लाई करनी होती है। तो नॉर्मल मॉइस्चर लगा दिया, किसी भी कंपनी का उठा के लगा सकते हैं, या अगर हमें घर से लगाना हो तो क्या फेस पे मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? मलाई जो है वो रीजेन्युएशन के लिए है, तो वो आपका रोज का प्रोडक्ट नहीं है। मलाई वो चीज़ है जो आप पैक्स की तरह लगाते हैं। जैसे आप गर्मी में मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, गर्मी में एलो जेल बहुत इस्तेमाल हो रहा था, तो अब जैसे मैंने बोला कि जेल था तो जेल गर्मी का था, तो अब नहीं है। मलाई का जो यूज़ है वो वंस अ वीक हो सकता है। उसको आप अपनी एक तरह से एक्सफोलिएशन, ड्राइनेस को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर रोज का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। पहली चीज, स्किन अगर मॉइस्ट होती है, जब आप बाथरूम में होते हैं, हम तो ये बोलते हैं कि आप बाथरूम में ही अपना एक मॉइस्चराइजर रखें, क्योंकि जब तक आप बाथरूम से कमरे में आते हैं वो हवा की वजह से पोर्स काफी हद तक बंद हो जाते हैं। और बाथरूम में क्या होता है कि एक हल्का सा स्टीम का माहौल रहता है। अब सबके गीजर चल जाएंगे, गर्म पानी होगा, तो एक नमी रहती है। तो आप हल्का सा मॉइस्चराइजर खासकर चेहरे पे, बाकी बॉडी आप आके कमरे में चाहे लगा लीजिए,
उसको वहां पर लगाइए। और सनस्क्रीन लगाने का जब टाइम आएगा वो इसके 10 मिनट बाद आएगा। हर चीज की लेयर है, स्किन की लेयर्स हैं और हर चीज को अलग अलग जगह जाके काम करना है। आप एक के ऊपर एक लगा देंगे, उसको अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो सनस्क्रीन की जरूरत उनके लिए है जो बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। 11 से 4, सुबह 11 से 4 बजे तक अगर आप बाहर हैं तो आपको सनस्क्रीन की जरूरत है। अदरवाइज आजकल बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स आ रहे हैं जिसमें 20-30 तक एसपीएफ भी होता है, तो वो काफी हद तक काम कर लेते हैं। तो मॉइस्चराइजर इमिडिएटली नम स्किन पे लगाइए। उसके बाद जब तक आप कपड़े बदलेंगे, मेकअप करने के लिए तैयार होंगे, मॉइस्चराइजर ने अपना बेस बना दिया होगा। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप जैसे जिस दौरान नहा रहे हैं उसी दौरान अगर आप इसको लगा लेते हैं बिल्कुल तो सही रहेगा। बिल्कुल। तो फेस को गीला रखना है, हाँ, उसी पे अप्लाई करना है, या हाँ। हल्का सा फेस को टैप करके सुखा नहीं, के फिर डैप करना कर है? लीजिए, ड्राई, उसमें मतलब कि नमी होनी चाहिए, हम्म। हवा नहीं लगनी चाहिए जब तक। तो फेस का मॉइस्चराइजर वहीं से लगा के आए, फिर कमरे में आए। और बॉडी लोशन जो होता है वो अलग से होना चाहिए। बॉडी लोशन की खपत बहुत सारी होती है, तो जो फेस लोशंस होते हैं अगर आप वो इतनी छोटी छोटी सी ट्यूब्स बॉडी पे लगाना शुरू कर देंगे तो वो सही नहीं है। तो वो थोड़े से थिक होते हैं, तो बॉडी लोशन अलग रखिए। कई बार मुझे ये बोला जाता है कि जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यहाँ ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ। लेकिन अगर आप सही टाइम पे सही चीज लगा रहे हैं तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये तो स्किन केयर रूटीन्स हैं। हम लोग शहर में रहते हैं तो शहर में पोल्यूशन भी है। अब 1 महीने बाद तो हम पोल्यूशन की बात करने लगेंगे। तो जब पोल्यूशन आएगा, जब चारों तरफ हवा में इतनी क्रिस्पनेस है, इतनी ड्राइनेस है, तो आप कैसे नेकेड स्किन पे बाहर निकल सकते हैं? और अगर चलिए आज आपके पास वक्त नहीं है, बहुत भाग दौड़ रहे हैं, जब आप यही स्किन आपके साथ जिंदगी भर रहेगी ना, तो जब आप 40 के होंगे, 50 के होंगे, कोई सोचता नहीं है, पर स्किन तो वही रहेगी। मतलब आपको वॉशरूम में ही मॉइस्चराइजर लगा लेना है, फिर बाहर आना है तो चेहरे पे नॉर्मल जो क्रीम हम अप्लाई करते हैं वो जरूरत नहीं है ना, वही आपने लगा लिया, हो गया, उसका लेयरिंग हो गई। उसको लगाने का जो वक्त है वो नमी वाली स्किन पर ज्यादा है, तो अगर आपने तब लगा लिया तो उसको दोबारा लगाने की फिर जरूरत सीधा नहीं आप है। अपना एसपीएफ लगा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था तो गर्मी में आप कौन सा एसपीएफ लगाए? नंबरिंग भी आपने बताई थी, सर्दी में क्या वो चेंज हो जाती है? नहीं, गर्मी एसपीएफ की जो नंबरिंग है वो हमारी स्किन टाइप के हिसाब से होती है। तो हमारी जो हम ब्राउन स्किन वाले हैं उसकी हद बहद जो आपको एसपीएफ चाहिए वो 30 से 50 है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब जिनका सांवला रंग है वो 30 से 50 एसपीएफ वही करना है। हमारी ब्राउन स्किन की हमारी जो रेस है उसका 30 से 50 ही है। और दूसरी दिक्कत ये है कि लोगों को लगता है कि सर्दी में धूप नहीं है तो सनस्क्रीन ना इस्तेमाल करें, लेकिन सर्दी में जो कम होता है, जो सन की रेज आती हैं जिसमें कमी होती है, वो होती है इंफ्रारेड की, माने गर्माहट की कमी होती है, यूवीए यूवीबी की कमी नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपका काम ये जरूरत है कि आपको सनस्क्रीन लगानी है तो वो सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मी में बल्कि दिक्कत ये होती है क्योंकि पसीना आ रहा होता है, तो गर्मी में हम बोलते हैं जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं या स्प्रे बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं। सर्दी का फायदा ये है कि आप उसको लोशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम, आपने तो बता दिया कि सांवले रंग वालों को एसपीएफ का कौन सा नंबर लगाना चाहिए, लेकिन जिनका रंग गोरा है उनको कौन सा एसपीएफ लगाना चाहिए? हम जो हमारी स्किन टाइप जो डिवाइड होती है वो वाइट स्किन, ब्राउन स्किन या डार्क स्किन के हिसाब से डिवाइड होती है, जो हमारी टेक्निकल स्किन टाइप है। तो उसमें जो हम हिंदुस्तानी आते हैं वो फिट्सपैट्रिक स्किन टाइप 4 से 6 तक आते हैं। तो उसमें जो हम नॉर्थ इंडियन वाला कलर ले लेते हैं वो 4 आ जाता है, जो हम नीचे डार्क कलर ले लेते हैं वो 6 तक आ जाता है। लेकिन हम सब एक ही कैटेगरी में रहते हैं, तो हम सबकी एसपीएफ की रिक्वायरमेंट, हम जहाँ पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहते हैं, वहाँ धूप कितनी है, और हम सबका जो स्किन का एक नॉर्मल कलर है, बेसिक कलर है, उसके लिए हमारा एसपीएफ 30 से 50 ही जरूरी है। मतलब सभी जो है सर्दी में ये अप्लाई कर सकते हैं अपने चेहरे पर? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब सर्दी का ही टाइम है, तो हम गर्मी वाले रूटीन कितने फॉलो कर सकते हैं? एलोवेरा जेल फेस पे लगाया जा सकता है? नहीं, अब जेल नहीं लगेगा। जेल जो है वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होता है, तो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट अगर आप ड्राई स्किन पे लगाएंगे वो अंदर नहीं जाएगा। तो अगर आपको लगाना है तो अब आप एलो क्रीम लगाइए। देखिए यहाँ पर ना हम मीडियम चेंज कर रहे हैं, तो चाहे वो एलोवेरा था या विटामिन सी था या हम रेटिनॉल जो हम बोलते हैं, वहाँ हम गर्मी में जेल फॉर्म में लगा रहे थे, अब हम चेंज करके उसे लोशंस और क्रीम्स पर आ जाएंगे। तो उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या वो किस फॉर्म में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ रहा है।
मैम सर्दी का टाइम आते ही ये बहुत कॉमन है कि चेहरे का रंग डलने लगता है और लोग पूछते भी है कि इसका कारण क्या होता है, क्योंकि फेस वॉश प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है, क्रीम भी अप्लाई कर रहे हैं, मॉइस्चर भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि एसपीएफ भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी गर्मियों से ज्यादा रंग सर्दियों में डलने लगता है। गर्मियों में क्या होता है, क्योंकि पसीना भी आ रहा है और कहीं ना कहीं आप फेस धो भी रहे हैं बार बार, तो एक एक्सफोलिएशन होता रहता है। सर्दी में क्या होता है, वो जो टॉप लेयर है आपकी स्किन की, देखिए क्या होता है, स्किन में 10 लेयर है, नीचे से ऊपर सेल्स जो है वो निकलते चले जाते हैं। तो जो नीचे की लेयर है वो एक्टिव लेयर है, उसके अंदर सारी सर्कुलेशन आ रही है, लेकिन वही सेल्स जब ड्रेड होके ऊपर टॉप लेयर बनाते हैं तो वो डलनेस की वजह होते हैं। तो सर्दी में मुझे याद है कि पहले तो वो टीवी पे एड्स आने शुरू हो जाते थे कि सर्दी में आप क्रीम लगाएं तो चिपचिप की वजह से रंग आपका काला नजर आने लगेगा। तो वो काला इसलिए नहीं नजर आ रहा है कि आपने चिपचिप क्रीम लगाई है, वो इसलिए नजर आ रहा है कि आप इनफ एक्सफोलिएशन नहीं कर रहे हैं। तो गर्मी में अगर आप 2 हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार हल्का सा एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हैं तो सर्दी में आपकी जरूरत वो बन जाती है। तो जो ब्राइटनेस है, और हमेशा जब हम ग्लो की बात करते हैं, जैसे फेस्टिवल सीजन आता है उससे 4 दिन पहले आप सब लोग लेडीज जो है वो फेशियल के लिए जा रही हैं और सब तैयारी हो रही, वो क्यों हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या फर्क है, जो आप घर की आप जो कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है और फेशियल में हो रहा है, वो है स्क्रबिंग। क्योंकि जब आप स्क्रब करते हैं तो आप एक टॉप लेयर जो आपकी स्किन पे बन गई है, जो आपके डलनेस की वजह है, वो हट जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम चेहरे पे स्क्रब कर लेंगे तो फेस काला नहीं पड़ेगा? हाँ, काला नहीं नजर आएगा। और दूसरी वजह क्या होती है कि सर्दी में, क्योंकि गर्मी की धूप में कोई नहीं खड़ा होता, आपने एसपीएफ लगाया या नहीं लगाया, 45 डिग्री में कोई जाके धूप में खड़ा नहीं होता, नहीं सर्दी में होता। तो हम बैठ के धूप खाते हैं। तो उसमें उसका टेक ये होता है कि सर्दी में अगर आपको धूप चाहिए और आप धूप की गर्माहट लेना चाहते हैं तो चेहरे पे धूप ना लें, पीठ से बैठे, पीठ से गर्माहट लें, मतलब बैठिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि एक स्कार्फ पहन के बैठिए कि ताकि चेहरे पे कम से कम वो डायरेक्ट यूवीए यूवीबी ना जाए। तो हर चीज का एक तरीका होता है। कई बार क्या होता है ना कि हमारी आम जिंदगी में, चलती हुई जिंदगी में, हमें शायद ये रियलाइज ही नहीं होता कि गर्मी में तो कोई धूप में खड़ा हुआ नहीं कर रहा था, सर्दी में सब बैठ के धूप में आराम से मूंगफली भी खा रहे हैं और धूप को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो धूप तो काला कर रही है ना आपको, इसलिए। और सर्दी में क्योंकि आपने पूरी बाजू के कपड़े पहने हुए होते हैं तो ये तो काला नहीं नजर आता, लेकिन चेहरा नजर आता। हम जब गर्मी का टाइम होता है तो ठंडे ठंडे पानी से फेस धोते हैं। आपने जब लास्ट पॉडकास्ट भी हुआ था तो भी बताया था कि आइसिंग कैसे करनी चाहिए। और अब तो सर्दी का टाइम आने वाला है और एक तरीके से फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है और शादियों का सीजन भी अब शुरू होने वाला है। ऐसे में क्या ठंडे पानी से हमें फेस धोना चाहिए या फिर गर्म पानी से? बहुत गर्म पानी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज बहुत गर्म पानी आपके चेहरे के जो ऑयल्स हैं उसको, देखिए गर्म जो भी होगा वो ऑयल को मिक्स करके निकाल देगा। तो इसलिए हम हॉट शावर भी नहीं बोलते। लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है बहुत गर्म पानी से नहाने की, तो अगर आप ज्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो स्किन इतनी ड्राई हो जाएगी, वो बाद में इची होने लगेगी, और इच एक बार शुरू हो गई तो फिर आपके वहां पर खरुंचे पड़ जाते हैं। इसी तरह बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। तो गुनगुने पानी की कहानी है। और बहुत गर्म चीज को तो अवॉइड करना ही करना है, क्योंकि अगर आप बाल भी बहुत गर्म पानी से धोएंगे तो एक ना नेचुरल ऑयल्स हैं हमारी स्किन और हेयर पे जो कोटिंग कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा उसमें गर्म चीजों का इस्तेमाल करेंगे, बाल धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, तो वो नेचुरल लेयर हट जाती है। और जब नेचुरल लेयर हट जाती है तो फिर वो ड्राइनेस से ज्यादा आपको डलनेस लेके आती है। मतलब हमें इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ेगा सर्दियों में कि गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर ले, ज्यादा ठंडा नहीं और ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये लॉजिक है, और लॉजिक जो है वो एक कॉमन सेंस है कि अगर आप ज्यादा ठंडा, जैसे मैंने आइसिंग के लिए भी मना किया था कि आप डायरेक्ट आइस ना लगाएं, मतलब वो डायरेक्ट आइस अगर आप लगा रहे हैं तो उसको फटाफट डैप ड्राई कर लें, वो ठंडे पानी में मुंह ना डालें। तो इसी तरह एक्सट्रीम्स हमें दोनों अवॉइड करनी है। तो वेदर बदल गया है पर हम गर्म से, ठंडे से अब गर्म की तरफ आ गए, तो वो एक्सट्रीम आपको अवॉइड। हमारे चेहरे पे सबसे सुंदर चीज हमारे होंठ होते हैं। हाँ। जो कि हम अलग, क्योंकि लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग टाइप के लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करती हैं, तो कई बार ऐसा सुना है मैंने, ये मिथ है या गलत सही है थोड़ा बताइएगा, कि अलग अलग लिपस्टिक का इस्तेमाल करने से भी होंठ काले पड़ जाते हैं, पहली चीज। और सर्दी में तो होंठ फटते फटते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि खासकर लड़कों के भी, अगर मैं परिप्रेक्ष्य में जाऊं, उनके भी एक पॉइंट उठा ही लूं तो कहते हैं कि जैसे स्मोकिंग वो करते हैं
तो भी लिप्स काले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में ये जो 3 फैक्टर मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, आपसे सोल्यूशन चाहिए, क्या मिलेगा? लिप्स, पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि लिप्स की जो स्किन टाइप है वो एक अलग तरह की स्किन टाइप है, इसको हम म्यूकोसल स्किन बोलते हैं। और जो म्यूकोसल स्किन होती है उसमें ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, तो लिप के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स अपने नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन में जैसे पसीना आ रहा है या आपकी स्किन से ऑयल निकल रहा है, लिप्स पे नहीं निकलता है। तो सर्दी में क्योंकि चारों तरफ इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो रही है कि लिप्स से भी वो मॉइस्चर निकल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लगते हैं। जहां तक बात रही कि लिप्स काले होने की, कुछ लोगों के जेनेटिक होते हैं और स्मोकिंग सबसे बड़ी वजह है। बिकॉज स्मोक जो है, निकोटीन, वो एक फॉरेन सब्सटेंस है हमारी बॉडी में और वो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत कम करता है। लिप्स पिंक क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं उसमें से ब्लड सर्कुलेशन नजर आ रही है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं डार्कनेस नजर आने लगेगी। लिपस्टिक्स की जहां तक बात है, मैट लिपस्टिक्स जो होती हैं, और हम हमेशा ये बोलते हैं कि नॉन कंपनी की इस्तेमाल कीजिए, और गहरे रंग जो खासकर होते हैं वो हमेशा एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए। बिकॉज कलर लाने के लिए भी तो उसमें कुछ डल रहा है ना, डाई डल रही है। तो अगर आप मैट लिपस्टिक और किसी ऐसी कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है उसका क्या बेस है, वो लिप्स को एलर्जी करके डार्क कर सकती है। लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड हर आदमी के लिए नहीं है, वो बचाने के लिए जरूरी है। अब सर्दी में बात ये आती है कि करना क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि लिप लिकिंग ना करें। क्या होता है, ये बड़ा विशियस सा जैसे मेरा भी मुंह इस वक्त जो है थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो मेरा मन करेगा कि मैं लिप्स को थूक से उसको वेट कर लूं। पर आप ये सोचिए कि सलाइवा के अंदर, सलाइवा का काम तो जो है फूड को गलाना है, आपने जो खाया है उसको एब्जॉर्ब करना है। तो अगर वही चीज आप लिप्स पे लगाएंगे तो वो नॉर्मल स्किन को भी तो इरिटेट करेगा। तो पहली बात यह है कि ड्राई अगर हो रहे हैं तो प्लीज लिप लिकिंग मत करें। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा लिप्स के ऊपर एक ऑयल लगा के रखें। सबसे अच्छा ऑयल जो होता है वो बादाम तेल है, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है। यहाँ पर बात ही हो जाती है कि जो आपके लिप बाम आते हैं, देखिए लिप बाम जो है वो एक वैक्स प्रोडक्ट है, पेट्रोल आइटम है। वो सिर्फ ऊपर एक कोटिंग कर रहा है। जब आप उसे लगा रहे हैं तो उसने ऊपर ऊपर एक कोटिंग कर दी। उस ऊपर कोटिंग का मकसद यही है कि अंदर का जो मॉइस्चर है वो ना लूज हो, लेकिन वो अंदर नहीं जाता है। तो इसलिए अगर आप ऑयल लगाते हैं तो वो बेहतर तरीके से अंदर जाता है। तो तरीका ये है कि दिन में 2-3 बार बादाम तेल लगाइए। जब लिपस्टिक लगानी है तब खासकर लगाइए। और अगर स्मोकिंग ना करें तो सबसे अच्छा है, पर अगर कर रहे हैं तो हमारे पास लिप लाइटनर बाम आते हैं। जो लिप लाइटनर का मकसद यही होता है कि वो आपके लिप्स के जो कलर चेंज हो गए हैं उसको थोड़ा सा ठीक कर दे, पर जब तक वजह नहीं जाएगी तब तक वो ठीक नहीं होगा। मतलब आप कर कुछ भी लीजिए, लेकिन जब तक आप रीजन नहीं खत्म करेंगे तब तक नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो मतलब ये जो आप बता रहे हैं जैसे कि लिप पे ऑयल लगाने के लिए, तो जो लोग यूजुअली बाहर रहते हैं तो वो रात को सोने से पहले अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, जो वर्किंग रहते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है, आजकल अमेज़न में बड़े अच्छे से एम्प्टी रोल ऑन्स आते हैं। खाली बॉटल्स होती हैं जिसके ऊपर वो एक बॉल जैसी होती है, वहां से मंगा लीजिए। उसके अंदर अपना नॉर्मल बादाम तेल भर लीजिए, एक बैग में रखिए, एक अपने डेस्क पे रखिए। ऑफिसेस जो है खासकर, वहाँ एयर कंडीशनिंग इतनी तेज होती है कि वहाँ स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। देखिए लिप डार्कनिंग, लिप्स का फटना एक बड़ा विशियस सर्कल है। एक बार आपके लिप फटते हैं, आप फिर उसको लिप लिक करते हैं, फिर वो आप पपड़ी उतारने लगते हैं, वहां से फिर वो और ज्यादा बर्निंग होने लगता है, खून भी आने लगता है। तो फिर वो हीलिंग नहीं हो पाती है। तो जब तक आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे, और फिर वही बात कि डिहाइड्रेशन अपनी ठीक रखिए। अगर आप पानी इनफ पी रहे हैं, अगर आपका मॉइस्चर, जिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू हैव टू मॉइस्चराइज योरसेल्फ इनसाइड आउट। अंदर से भी आपका मॉइस्चर पूरा होना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होने चाहिए। डिहाइड्रेशन जब हम किसी पेशेंट में चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं ना कि लिप्स ड्राई हो रहे हैं, आंखें ड्राई हो रही हैं, तो ये तो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। मैम आप ये कह रहे हैं कि खाने पीने का भी खासकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे। गर्मियों में तो आपने बताया था कि क्या क्या लिक्विड फॉर्म में हमें लेना चाहिए, ठीक है। सर्दियों का क्या करें? कई बार तो भूख ही नहीं लगती है। नहीं, तो नट्स जो हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो सर्दी का इसीलिए उनको जो सोना माना जाता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में लिनोलिक एसिड होता है। और उसका ये कि जब आप चबा के खाते हैं, हिंदुस्तान में क्या है ना, हम गर्म प्रदेश हैं, तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे बादाम भी हम कहते हैं कि भिगो के खाइए, ज्यादातर घरों में कि रात को भिगो दिया और सुबह
खा लो। क्योंकि वो छिलका आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उस छिलके के अंदर साइंस के साथ बात ये है कि साइंस एक साइकिल में चलती है, उसकी नई नई इजाद होती रहती है। तो आज की हमारी इजाद ये है कि जितना जो उसका बेनिफिट उसको चबा के खाने में है बादाम के, उतने भिगो के खाने में नहीं है। तो अगर आप रोज बादाम खा रहे हैं, अखरोट बीच बीच में खाइए। उस दिन मैंने किसी को बोला कि आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, तो वो बोला काजू रोज खाता हूँ। तो काजू कोई नट नहीं है, काजू इज मोर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड एवरीथिंग, उसको शुमार मत करें। पर बादाम, डेट्स, जो खजूर आती है, वो इस मौसम में सबसे अच्छा आपका एक आयरन का सोर्स होती है। देखिए, मौसम के हिसाब से जो चीजें आती हैं, आजकल गाजर आ रहा है, पालक आ जाएगा, दे आर वेरी ऑल गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो मौसम के हिसाब से अगर आप चीजें खाएंगे, अपनी डाइट में शुमार करेंगे। और दूसरी चीज, जैसे पराठे, हलवे, ये सब सर्दी में ही खाए जाते हैं, गर्मी में कोई नहीं खाता। क्यों? क्योंकि गर्मी में पचाने के लिए इतनी हमारे अंदर शक्ति ही नहीं होती। हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को कूल करने में ही उसका दम निकल जाता है। मतलब वो 45 डिग्री में अपने आप को संभाल के रखने में सारी एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है। सर्दी में इज द सीजन टू स्टोर एनर्जी। तो तभी सर्दी में आपको थोड़ी सी भूख भी ज्यादा लगती है, आप थोड़ा खाते भी ज्यादा हैं। पर इसमें अगर आप नट्स और ये सब शुमार कर लें तो फिर आपके स्टोर्स पूरे अच्छे से बन जाएंगे और गर्मी भी आगे अच्छी कटेगी। पानी कितना पीना है? पानी वही है, पानी 8 से 10 ग्लास है। पानी ज्यादा पी के ज्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपकी किडनीज ओवरवर्क करेंगी। अगर आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बॉडी में कहीं जम जाएगा ना, वो तो निकल जाएगा, वो तो फिल्टर हो जाएगा। आपने लास्ट टाइम एक नुस्खा दिया था दही का, हल्दी का, बेसन का, वो सर्दी में अप्लाई करना है अपने चेहरे के लिए? सर्दी में ज्यादातर जो मेरा वो रहता है वो एक्सफोलिएशन का है। तो सर्दी में कुछ भी लगाना है तो मॉइस्चर, जैसे मलाई ठीक है, आप अगर वंस अ वीक लगाना चाहते हैं तो उसे लगा लीजिए, वो सिर्फ मॉइस्चराइजर कर रहा है। और सबसे अच्छे आजकल ना बाजार में बहुत अच्छे स्क्रब्स आ रहे हैं, जो सीड्स के स्क्रब्स आ रहे हैं, जो बहुत हार्ड नहीं है। और दूसरा जो आजकल जो इस मौसम में और हमारे पास जो नई चीज आई है वो है शीट मास्क। तो मास्क जो है वो उसमें बड़ी अच्छी सी सारी जो हाइलुरोनिक, विटामिन सी वो होता है। तो चेहरे को अच्छे से धोइए, उसके बाद मास्क को लगा के बैठिए, वो सब चीजें अंदर जाती हैं। और पर ये सब काम जो है ये वंस अ वीक वाले काम है। देखिए, स्किन केयर क्या होती है? एक होती है रोज की स्किन केयर, एक होती है वीकली स्किन केयर, और एक होती है मंथली स्किन केयर। तो सर्दी की रोज की स्किन केयर है, एक नॉर्मल फेस वॉश से मुंह धोइए, उसके बाद एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए, बाहर जा रहे हैं सनस्क्रीन लगाइए, ये सुबह की है। वापस आके फिर वही, पर वापस आके जब आप मुंह धो रहे हैं तो मॉइस्चराइजर फिर भी आपको जरूरत है। वीकली यहाँ पर जरूरत है आपको एक हल्का सा स्क्रब करने की, या पील ऑफ मास्क लगा सकते हैं। पील ऑफ मास्क का फायदा क्या होता है कि जब आप पील करते हैं तो वो सुपरफिशियल डेड लेयर को निकाल देता है, लेकिन क्योंकि आपने उसमें रगड़ नहीं मारी है तो वो इरिटेशन नहीं करता है। या आप शीट मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस अ मंथ की कहानी होती है, जब आप पार्लर में जाते हैं, एक फेशियल लेने के लिए जाते हैं, या आप डर्मा क्लिनिक में जाते हैं, तो वहां पर हम पील्स करते हैं या लेजर हम आपका एक्सफोलिएशन करते हैं। तो वो थोड़ा सा 40s वालों के लिए ज्यादा जरूरत होती है। जब आपकी स्किन मेच्योर होने लगती है तो आपको मंथली एक स्किन केयर की जरूरत होती है। यंगर पीपल डोंट नीड दैट। अब आपने एज का जिक्र छेड़ ही दिया तो मैं सवाल पूछूंगी आपसे। बिल्कुल। 40 के पार, 50 के पार और 60 के पार, ये 3 अलग अलग एज ग्रुप मैंने आपको बताया। इनको सर्दी में अपना रूटीन कैसे फॉलो करना चाहिए? एक हमारा इंग्रेडिएंट है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, सबने सुना हुआ होता है, आजकल जो है इतने नाम सबकी इंस्टा रील्स पे आ रहे होते हैं। हाइलुरोनिक इज समथिंग विच इज अ ह्यूमेक्टेंट, जिसका मतलब है कि वो मॉइस्चर को ट्रैप करके रखता है। तो सर्दी में 40s वालों को हाइलुरोनिक सिरम का इस्तेमाल करना है, 50s वालों को हाइलुरोनिक क्रीम का इस्तेमाल करना है, बिकॉज उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा होती है। और 60+ वालों को तो भैया थोड़ा सा और ज्यादा उसमें जो है आपको हाइड्रा फेशियल जो चीज होती है। हाइड्रा फेशियल क्या होता है? सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेशन को बढ़ा रहे हैं ना। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी स्किन की रख रखाव में आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ना चाहिए। पार्लर्स में भी पहुंच गया हाइड्रा फेशियल, मैंने देखा है, क्योंकि अब तो कई सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो लेडीज पहले ही बुकिंग ले लेती हैं उनकी। हाँ, नहीं, हाइड्रा फेशियल का मतलब यही है कि उसमें मशीन के साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट किया जा रहा है।
तो विच इज ओके, जेल कुछ अप्लाई होता है उसमें, वही अंदर जा रहा है ना, वही अंदर से हाइड्रेट कर रहा है। देखो, जब आप खुद लगा रहे हो तो वो प्रोडक्ट कितना पेनिट्रेट कर रहा है उसकी एक अपनी लिमिट होती है। जब वही मशीन के साथ किया जाता है तो वो डीपर लेयर्स में जाता है, वो जब डीपर लेयर में जाता है तो ज्यादा दिन तक टिकता है। तो ये सब सर्दी में खासकर फेशियल्स जो हम मेच्योर स्किन वाले लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। आपने लास्ट टाइम एक तरीका सिखाया था कि क्रीम लगाने का सही तरीका क्या होता है, तो मैं एक बार चाहूंगी, क्योंकि अब बहुत समय हुआ उस पॉडकास्ट को कि ये वो गर्मी थी और ये सर्दी का समय नजदीक आ रहा है, एक बार ये तरीका बता दीजिए, मॉइस्चर अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, और एसपीएफ जो सबसे जरूरी है आपने कहा पॉइंट है उसकी, उसे नहीं भूलना है आपको, घर से बाहर निकलने से पहले कैसे अप्लाई करना है, एक तरीका एक बार डेमो दे दीजिए आप। सबसे पहले तो फेस वॉश किया डैम्प स्किन में, जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर कोशिश करेंगे बाथरूम में ही अगर आप मॉइस्चराइजर लगाएं, कॉइन शेप अपने हाथ को ऐसे करें और 1 रुपए के कॉइन जितना वो मॉइस्चर निकालें, ऐसे करेंगे तो वो अच्छी सी लेयर आ जाएगी। उसको अच्छे से हाथ पे मसलिए ताकि इससे आपकी बॉडी हीट से उसके प्रोडक्ट्स एक्टिवेट होते हैं, उनको सहूलियत होती है अंदर जाने की, और उसके बाद इन टू आउट उसको लगाइए। नेक पे नीचे से ऊपर लगता है, हम फेस पे तो लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं नेक को भूल जाते हैं, और नेक पे एजिंग सबसे पहले आती है बिकॉज नेक के नीचे कोलेजन स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। ये बात है लोशन की, लेकिन यही चीज अगर आप क्रीम लगा रहे हैं, जैसे और सर्दी आएगी, जब दिसंबर आएगा तो क्रीम की जरूरत पड़ जाएगी, तो क्रीम के साथ ये है कि उसको थोड़ा सा निकाल के उसको भी हाथ के ऊपर मसल के तभी लगाएं। मॉइस्चराइजर और एसपीएफ लगाने के बीच में कम से कम 10 मिनट का गैप होना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी अपनी लेयर्स पे जाना है। और जहां तक सनस्क्रीन की बात है, सनस्क्रीन की क्वांटिटी बहुत लगती है, और क्वांटिटी जो है आप एक बार लगाइए, जितना मैंने बोला उसको लगाइए, अंदर कीजिए, पर आपको सेकंड लेयर लगानी पड़ेगी, वो उतनी इनफ नहीं होती है। तो सनस्क्रीन हमेशा डबल कोट होना चाहिए, मॉइस्चराइजर हमेशा थोड़ी सी मॉइस्ट स्किन पे होना चाहिए, ताकि वो अपना काम कर सके जिस काम के लिए वो लगा रहे हैं। चाहे वो ऑयली स्किन ही क्यों ना हो, ये दोनों प्रोसेस उसमें भी अप्लाई करना है क्या? ऑयली स्किन के साथ आपकी जरूरत क्वांटिटी की कम हो जाती है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको इतना चाहिए, तो ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा सा निकाल लीजिए। देखिए, हर स्किन अलग है, हर स्किन की बिहेवियर अलग है, और आपकी स्किन क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि तेरे रूप से चांद आधा लगा, तो हर चांद का रूप हर देखने वाले के लिए अलग है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लग के ज्यादा ऑयली लग रहा है तो मत लगाइए ना, और अगर ऑयली लग रहा है तो टिश्यू पेपर से निकाल दीजिए। अच्छा, आप अमूमन आपने, क्योंकि आपके पास लोग आते हैं, हाँ, ठीक है, और मुझे पता है कि बहुत अलग अलग सवाल भी आपको मिलते हैं और आप जवाब भी देती हैं। आप मुझे बताइए, आप आपके पास जो लोग आते हैं वो जब क्रीम अप्लाई करने का तरीका आपको बताते हैं तो अमूमन कैसा होता है वो? नहीं, वो तो लोग तो डॉट डॉट करके लगाते हैं, फिर उसको फैलाते रहते हैं। अब उस डॉट डॉट में दिक्कत ये है कि यहाँ डॉट बड़ा है, यहाँ छोटा है, कहीं जरूरत है कहीं नहीं है, तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको मिसेबल कीजिए। और दूसरी अच्छा, लगाने का तरीका हमेशा ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है? नहीं, इन टू आउट होता है, सब कुछ बाहर की तरफ है। हमारी स्किन लेयर्स जो है, हमें कुछ भी अंदर की तरफ नहीं रखना है। स्किन में क्रीजेस हैं, तो जब आप कपड़ा आयरन करते हैं तो आप एक तरफ जाते हैं ना, आप ऐसे ऐसे नहीं आयरन करते, तो स्किन की क्रीज भी आप उसको क्रीज को वो करेंगे, उसको स्मूथ करेंगे, तो वो इन टू आउट करेंगे। और इसीलिए नेक नीचे से ऊपर होती है, नेक ऊपर से नीचे नहीं होती है। नेक की जो फाइबर्स आती हैं, यहाँ से स्किन अटैच है, तो वो ऐसे फैन की तरह वो फाइबर्स आ रही हैं, तो आपको नीचे से ऊपर करना ये पड़ेगा। पिगमेंटेशन सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है? पिगमेंटेशन नहीं बढ़ता, पिगमेंटेशन नजर ज्यादा आने लगता है बिकॉज डेड सेल्स की लेयर पड़ी हुई है, तो वो जो डेड सेल है वो आपको ग्लो नहीं दे रहा है, तो वो डार्क लग रहा है। इसीलिए जो एक्सफोलिएशन की अहमियत है वो पिगमेंटेशन और डार्कनेस दोनों को हटाने के लिए है सर्दी पे। और गर्मी में पिगमेंटेशन की कंडीशन क्या रहती है हमारे चेहरे पर? गर्मी में जो है वो धूप का जला हुआ पिगमेंटेशन होता है, तो गर्मी वाला जो पिगमेंटेशन है वो आप एक्सफोलिएशन से नहीं हटा सकते। सर्दी में जो एक डलनेस आती है ना, वो डलनेस डेड सेल्स की वजह से आ रही है। तो अगर आप जो, अच्छा, उसमें एक कहानी क्या आ गई है कि अब बहुत सारे फेस वॉशेस ऐसे आने लगे हैं जिसके अंदर खैर बीड्स तो अब जो है वो इलीगल हो गए, पहले वो सिलिकॉन बीड्स आते थे, नहीं तो आजकल फेस वॉशेस के अंदर हल्का सा स्क्रब है, तो लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा है, हर बार आप उसको स्क्रब कर रहे हैं। पर जहां आपकी स्किन 30 दिन में अपने आप को रेनोवेट कर रही है, वहां आप रोज उसको क्यों हटा रहे हैं? तो अब अगर आप जल्दी करने लगेंगे, ज्यादा करने लगेंगे, तो इमेच्योर सेल ऊपर आ जाएगा जो और पिगमेंट करेगा। कहने का मतलब ये है कि सब चीज को अपना काम करने में, ज्यादा करने से ज्यादा अच्छा नहीं होता, वंस अ वीक ही इस्तेमाल करें।
पिगमेंटेशन का कारण क्या होता है? पिगमेंटेशन जो है मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग कारण हैं। हम्म, फीमेल्स का जो सबसे कॉमन कारण है वो हार्मोनल चेंज है। जो हमारा ईस्ट्रोजन है जो फीमेल को फीमेल बनाता है वो कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन भी करता है। पिगमेंटेशन क्या है? स्किन का जो लेयर है, जो डेप्थ है, उसमें हर 10वां सेल एक पिगमेंट सेल है। पिगमेंट उसने प्रोड्यूस किया, वो इस तरह जैसे पाइप होता है, वो पूरी स्किन पे फैल गया। जब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ये पाइप जो ऐसे था वो ऐसे ऐसे बंद होने लगा, तो वो पिगमेंट वहीं के वहीं अटकना शुरू हो गया। और छाप अब छोड़ जाते हैं छाप पूरे। छोड़ जाते हैं। तो अब जब तक आप इस पूरे प्रोसेस को काम नहीं कर रहे हैं, तभी इसमें जो लोग आते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आजकल तो वो हो गया है कि गोरा होने की दवाएं भी हो रही हैं और आईवी ड्रिप्स भी लग रही हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर वो चर्चा में आ जाता है, फिर सब अपने अपने उसमें चले जाते हैं। वो क्या कर रहा है? वो जितने भी सॉल्ट्स हैं, गलत कुछ नहीं है, अगर आप सुपरविजन में कर रहे हैं तब सब कुछ सही है। जैसे हम ग्लूटाथियोन एक सॉल्ट है, बहुत अच्छा सॉल्ट है जो स्किन की लाइटनिंग करता है। वो बेसिकली पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करता है। वो ऐसा नहीं है कि आपका कहीं पिगमेंट खत्म कर रहा है, पर वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करता है। लेकिन उसके साथ ये है कि वो आप सिर्फ 3 महीने ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको लाइफ लॉन्ग या अंधाधुंध लिए चले जा रहे हैं। उसी ग्लूटाथियोन की आईवी ड्रिप्स लोग लगा के बैठते हैं। तो ज्यादातर ये सब होता है प्री ब्राइडल में। जब लोगों की शादी का जब प्री ब्राइडल हो रहा होता है तो सडन यू वांट कि आपका स्किन का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाए, आपका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। एक फेमस सीरीज आई थी, उसमें भी हमने देखा कि हर तबके के आदमी को वो चाहिए। जबकि एज डर्मेटोलॉजिस्ट वी कंडोन इट, वी से कि ये सही नहीं है। आपकी स्किन साफ होनी चाहिए, धब्बे ब्लॉची नहीं होनी चाहिए, पर रंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप ऐसे किसी भी उसमें जा रहे हैं, पहले तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। दूसरा, आपको भी ये पता होना चाहिए कि ये सब परमानेंट नहीं है। ये ठीक है, आपकी शादी अगर आज हम बात कर रहे हैं और आपकी शादी दिसंबर में है, तो शायद दिसंबर जनवरी तक फिर आप मालदीव जाके हनीमून मना के आएंगे तो वो टैन तो वापस आ जाएगा ना। तो वो जो ग्लूटाथियोन की ड्रिप थी वो क्या करेगी? तो सब कुछ टेम्परेरी है, ये मानते हुए अगर आप चल रहे हैं और आपको पता है कि ये अंधाधुंध नहीं करना है, तो कुछ गलत नहीं है। पिगमेंटेशन का कोई घरेलू उपचार होता है हटाने का? पिगमेंटेशन का घरेलू उपचार नहीं होता। पिगमेंटेशन जो है ना, बहुत सारी जितना यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट है इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा इस पे सवाल पूछ रही हूँ। पिगमेंटेशन एक वो बुरा ख्वाब है जो मेरा भी बुरा ख्वाब है कि एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर मुझे पिगमेंटेशन हो गई तो उसको ठीक करना मेरे खुद के अपने लिए भी शायद पॉसिबल ना हो। तो जैसे सर्दी आती है तो मेरी स्किन कई बार ड्राई होके वहां पर हल्का सा डार्क नजर आने लगती है, तो आई करेक्ट जल्दी से जल्दी उसको ठीक करती हूँ। क्योंकि अगर वो वहां, दिक्कत यही होती है कि लोग उसको लेके घूमते रहते हैं। जब वो साल 2 साल 3 साल पुरानी हो जाती है, फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बेचारा कितना ठीक कर लेगा। और दूसरी चीज, पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैंने शुरू में जब पॉडकास्ट शुरू किए थे तो पिगमेंटेशन से मुझे डर लगता है, तो मैं बड़ा सीधा सीधा बोल देती हूँ कि ये ठीक नहीं होती है। तो लोग थोड़े हताश से हो गए थे। तो अब मैंने ये बोलना शुरू किया है कि ठीक हो जाती है, लेकिन उसको ठीक रखने के लिए आपकी मेहनत जारी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ट्यूब लगाई, ठीक हो गई, एक दवा दी, फिर आपने छोड़ दिया, फिर वो दोबारा आ जाएगी। लगाना फिर क्या चाहिए इस पे? एक बार और बता अलग अलग दीजिए। चीजें हैं। कोजिक एसिड है, आर्बिट्रिक एसिड है, और विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे बोलते हैं। हम पिगमेंटेशन के लिए अपने आप नहीं लगानी चाहिए। जो बाजार में चीजें मिल रही होती हैं वो काम तो करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नुकसान भी कर सकती हैं। तो डॉक्टर के डॉक्टर परामर्श की पे ही। सलाह से लगाना चाहिए, और डॉक्टर के साथ कम से कम 2-3 महीना जैसे वो बोल रहे हैं। क्योंकि एक ट्यूब इस तरह से बनाई जाती है, जो हमारी मेडिकल ट्यूब्स होती है, कि वो 1 महीना आपके लग जाए, कि आपकी डॉक्टर विजिट जो है वो महीने भर बाद हो। तो आपको महीने भर बाद करनी है, क्योंकि हमें वो सॉल्ट्स चेंज करने हैं, और एक लेवल पे लाके फिर वो छोड़ दिया जाएगा। पर हो सकता है कि फिर दोबारा आपको जरूरत पड़े। तो हताश मत होइए। और दूसरा, अगर आपको पिगमेंटेशन हो रही है ना, तो जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प को सीख कीजिए, क्योंकि जितनी देर आप करेंगे उतना ही उसको ठीक करना डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी चल ही रहे हैं, अब अगर मान के चलिए कि कोई किसी को जाना है, किसी फेस्टिवल में सेलिब्रेशन करने जाना है, क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर बड़ा चलता है, और उससे पहले चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर बने, हमारा चेहरा ग्लो करे, स्किन बोले हमारी। कहते हैं ना, स्किन भी बोलती है जब अच्छी दिखती है। उसके लिए क्या करना है? एक दिन पहले वाली, 24 घंटे पहले वाली प्रिपरेशन बता दीजिए। 24 घंटे पहले वाली बात भी बताऊंगी, पहले क्या करना है वो बताऊंगी। जैसे अब करवा चौथ आने वाला है, फिर दिवाली आ जाएगी, तो अब जैसे ही दशमी खत्म होती है,
पार्लर जाइए, एक अच्छा सा फेशियल कराइए। उस फेशियल से क्या होगा कि आपकी स्किन की सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपके जो डेड सेल्स हैं वो हटेंगे, तो आप अगले महीने भर के लिए तैयार हो गए। ठीक है, वो जरूरी है। और ये बात मैं मेल्स के लिए भी बोलना चाहूंगी। मेल्स की स्किन देखिए, मेल और फीमेल की स्किन में फर्क होता है स्किन की थिकनेस पे। मेल्स की स्किन थोड़ी सी थिक होती है, हमारी स्किन जो है फीमेल स्किन बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन वो थोड़ी सी थिन होती है। और दूसरी चीज, ये एरिया मेल्स का हमेशा हेयर ज्यादा होते हैं, थिक होते हैं, तो वो टैन भी नहीं होता है और शेविंग के साथ वो एक्सफोलिएट हो जाता है। तो या तो शेव हो रहा है या दाढ़ी रखी हुई है, तो ये एरिया तो टैन ही नहीं हो रहा। लेकिन ये एरिया की जरूरत मेल्स को भी है, और कहीं ना कहीं फीमेल्स तो फिर भी अपना ध्यान रखती है, मेल्स कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए उनके ये डार्क सर्कल्स और अराउंड द आईज जितने गड्ढे और जितने वो क्रोज फीट नजर आ रहे होते हैं, तो उससे बचिए, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए। मेल्स को भी चाहिए कि वो हमेशा एक अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। तो अब फेस्टिवल आ रहा है, तो मेल्स को भी और फीमेल्स को भी दोनों को जाके एक अच्छी सी सैलून या डर्मेट अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए। जिस दिन आपकी पार्टी है उससे एक दिन पहले आप रात को एक शीट मास्क का इस्तेमाल करें। आजकल कोरियन मास्क, शीट मास्क बहुत अच्छे आ रहे राइस हैं, वाले भी आ रहे हैं, राइस वाले आ रहे हैं, वो लगाइए। पर देखिए, कोई भी चीज को इफेक्ट करने के लिए उसको टाइम मिलना चाहिए और उसको माहौल मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप भागते भागते तैयार होते होते मास्क लग गया, इधर साड़ी पहन रहे हैं, इधर खाना पका रहे हैं, नहीं, ये नहीं होता। तो आप अपने लिए वक्त निकालिए, आधा घंटा शांति से बैठिए, एक एयर कंडीशन रूम में बैठिए, सुकून वाली जगह पे बैठिए, और मास्क को लगा के 10 मिनट कम से कम उन चीजों को अंदर जाने दीजिए। तो एक दिन पहले की तैयारी शीट मास्क है, और एक हफ्ता 10 दिन पहले की तैयारी फेशियल। आप उन महिलाओं के लिए थोड़ा सा बताइए ना, जो खासकर किचन में रहती हैं, जो कि हमारे लिए जो है खाना भी बनाती है। खासकर अगर मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट अपनी मम्मी से कर दूं, तो घर का भी ध्यान रखती हैं, खाना भी बनाती है। वो बात अलग है, हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उतनी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माँ जो है मौका नहीं देती, कहती है तुम अपना काम करो, किचन मैं संभालती हूँ। तो उनके लिए क्या है, ये सबसे जरूरी है। तो उनको आप उन्हें गिफ्ट दीजिए ना, उन्हें 1 घंटा किसी सैलून में शांति से भेजिए। मेरे पास आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कल भी मेरे पास एक आई, वो बोली मैं अपनी दीदी को गिफ्ट करना चाहती हूँ स्किन केयर, क्योंकि उसकी स्किन डल हो रही है और वो खुद अपने आप करेंगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है अरे अपने ऊपर पैसा क्या खर्च करें और अपने लिए टाइम क्या करें। तो ये आपके ऊपर है, अब आप दीजिए, गिफ्ट कीजिए अपनी माँ को। नहीं, इसके अलावा उनके लिए कोई घरेलू उपचार बताइए ना। नहीं, घरेलू उपचार तो वही है ना, जैसे उपटन है। उपटन हमारा हिंदुस्तान का बहुत पुराना एक वो है। तो उपटन क्या है, उपटन में यही 3-4 चीजें होती हैं, और जिसको असेंशियल ऑयल, नेचुरल ऑयल से गूंद के फिर आप लगाते हैं, तो वो टैनिंग हटाने का ही तरीका है। तो सबसे अच्छा ये है कि हल्का सा एक स्क्रब लेके उसको स्क्रब करें, उसके बाद उपटन करें, और उसके बाद एक पैक लगा के, पैक जो है वो कंसंट्रेटेड चीजें होती हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। शीट पैक लगाना बढ़िया शीट पैक आज देखिए जमाना है, आजकल शीट पैक का। थोड़े साल पहले वो जार में पैक आते थे, वो भी अच्छे थे। पैक का मकसद ये है कि जो भी सामान दिया जा रहा है, चाहे वो हाइलोरॉनिक है या विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक है, वो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपकी स्किन के अंदर चला जाए। तो आप लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हम तो अपनी माता जी को अक्सर पार्लर लेकर जाते ही जाते हैं। मैम ने कहा ना कि आप लेकर जाओ, हम तो लेकर जाते हैं, लेकिन आप लोग जो खासकर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और यंगस्टर है और अपनी स्किन के लिए इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मम्मियों को लेकर जाइए। और उपटन वाला जो नुस्खा मैम ने बताया, वो भी घर में मम्मियों के लिए आप खुद बना के उनको दीजिए, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। आप उनको पार्लर ले जाके भी दे रहे हैं, तो घर में भी एक गिफ्ट आपकी तरफ से हो जाना चाहिए। ये तो रहा कि फेस्टिवल सीजन में हमें करना क्या है। अब फेस्टिवल सीजन के बाद शादियों का सीजन का भी आपने बता दिया। आपसे एक बात मुझे ये पूछनी है कि चेहरे पर भी इंजेक्शन लगते हैं क्या? चेहरे पर फिलर्स लगते हैं ना, जो एंटी एजिंग वाले हैं हमारे, वो सही होते हैं? अगर आपको जरूरत है और आप उसको निभा सकते हैं, बात निभाने की होती है। हम फेस को आधा डिवाइड करते हैं, जो ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाले में हमारे आते हैं डायनेमिक रिंकल्स। जब हम हंसते हैं तो यहाँ पर क्रोज फीट आती है, जब हम फ्राउन करते हैं तो यहाँ पर लकीरें आती हैं, तो ये होते हैं डायनेमिक। जब आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर लकीरें आई। इसके लिए यूज होता है बोटॉक्स, बिकॉज बोटॉक्स जो है वो आपकी इन मसल्स को पैरालाइज करता है, तो वो रिंकल्स को खत्म कर देता है।
बिलो द माउथ आते हैं, जैसे ये मेरी लाफ लाइन है या नोज लाइंस हैं, ये परमानेंट यहाँ पर कोलेजन में वो बन जाती है, जगह बन जाती है, सलवट बन जाती है। तो इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर फिलर डाला जाता है। तो वो फिलर क्या है? कोलेजन ही है। आजकल जो भी हमारे पास चीज है सब कुछ टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब है कि 4 से 5 महीने वो आपकी स्किन में रहती है और उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसका फायदा ये है कि गलत कुछ नहीं होता, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसका इफेक्ट चाहने के लिए फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। ज्यादातर ये सब काम होता है शादियों में। जिसकी शादी हो रही है वो तो शायद इस उम्र का है कि उसको बोटॉक्स और फिलर की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी जो मदर ऑफ द ब्राइड है उसको हो सकता है कि बोटॉक्स या फिलर की जरूरत हो। तो जरूर कराइए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जाके प्लीज एक क्वालिफाइड पर्सन से कराइएगा। हर पार्लर में लिखे होने से वो काम सही नहीं होता। मैम थोड़ा सा स्किन एलर्जी के बारे में बताइए। कई केसेस ऐसे जो है सुने हैं हमने कि जिनमें क्रीम अप्लाई करने के बाद चेहरा लाल पड़ जाता है। आपके पास आते हैं ऐसे केसेस? हाँ, देखो क्या है ना, हर स्किन अलग है। तो वही चीज जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है वो हो सकता है आपको इरिटेशन करे, तो उसमें कोई ऐसी अजूबा या हाय तौबा नहीं है। लेकिन अगर एक बार एलर्जी हो गई तो फिर ये आपका फर्ज बन जाता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो जिनको कोई आके बोलता है मैम मुझे नाइसिनामाइड सूट नहीं करता या मुझे विटामिन सी सूट नहीं करता। तो ये सबक उन्होंने लिया। सूट नहीं करता कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंट लगाया। के बाद। एक्सपेरिमेंट नहीं, आज मेरे पास आप आएंगी तो एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन आपकी उम्र के लिए ये है। 99.9% लोगों को वो ठीक रहेगा। हाउ डू आई नो कि यू आर दैट 0.1%? अगर आपको इरिटेशन हुई उसको ठीक करना भी मेरा काम है, हो गया। लेकिन अब आपका काम है कि कभी 10 साल बाद आप मेरे पास आई और फिर भी आप मुझे लगा कि आपको नाइसिनामाइड चाहिए, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैम मुझे नाइसिनामाइड सूट नहीं करता है। तो ये सबक होते हैं। एलर्जी हो गई कोई बात नहीं, एलर्जी हो गई ठीक हो जाती है। कब किस चीज से एलर्जी होती है नहीं पता लगता, लेकिन जब आपको पता लगे, दवा से एलर्जी होती है, बहुत सारी दवाओं से एलर्जी होती है, तो आपको वो फिर याद रखना और अपने केयर टेकर को, अपने हेल्थ गिवर को ये बताना वो ज्यादा जरूरी। पीरियड्स के दौरान चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। अक्सर कहते हैं कि गर्मी में तो इसलिए होते हैं क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो गर्म रहता है। लेकिन सर्दी में ऐसा क्यों होता है? सर्दी में भी ये चीज रहे अगर तो? पीरियड्स का क्या मतलब है? पीरियड्स का मतलब है साइकिल। साइकिल का क्या मतलब है कि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। शुरू में आपके ईस्ट्रोजन थे, फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आए, फिर प्रोजेस्टेरोन आया, और जब दोनों हार्मोन नीचे हो गए तो वो आपके साइकिल शुरू हो गई। तो यहाँ पर जब वो प्रोजेस्टेरोन शुरू होता है विच इज 10 days बिफोर योर डेट, जो मुहासे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपकी डेट 28 की एक्सपेक्टेड है और वो 26 को हो जाएंगे। वो कम से कम 8-10 दिन पहले होते हैं। दिक्कत क्या होती है कि पिछले जाते नहीं है, अगली साइकिल आ जाती है और नए शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज से कि अगर एक्ने हो रहे हैं, खुश रहिए, आपकी साइकिल नॉर्मल चल रही है। आजकल एबनॉर्मल साइकिल्स की कितनी बड़ी दिक्कत है ये हम डॉक्टर से पूछिए, हर दूसरी बच्ची को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। आपके पास ऐसी क्रीम होनी चाहिए। पहले हम ट्रेटिनॉइन देते थे, जो रेटिनॉल लोगों को पता है, और आजकल हम ओजिनॉक्सिसिन, एक एंटीबायोटिक क्रीम होती है, वो देते हैं। जब एक्ने हो उसको वहीं उसके ऊपर लगा लीजिए, वो वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, जब आपके हार्मोन्स चेंज हुए तो जो सेबेशियस ग्लैंड है जहां से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, उसका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गया, और वो जैसे ही आपकी साइकिल में हार्मोनल चेंज होंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप उसको ठीक करने पे ध्यान ज्यादा दीजिए रादर देन इस पे सोचने में कि ये क्यों हो रहा है। वो हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है कि आपकी साइक्लिकल चेंजेस ठीक चल रही है। मैम अक्सर ऐसा क्यों होता है कि चेहरे पे तिलों की संख्या बढ़ जाती है? तिल 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 पूरे फेस पे हो जाते हैं। हमारे जो तिल हैं, कुछ हैं जो बाय बर्थ हैं, और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि बाय बर्थ का मतलब जो बहुत सारे तिल होते हैं 10 साल तक आते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप पैदा होते हैं तो सारे तिल आपके शरीर पे जो आने होते हैं वो आ जाते हैं। तिल हमारी जीन्स में लिखा हुआ है, हमारा जेनेटिक मेकअप है। जब हम 20 से 25 साल के होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग तिल होते हैं उनका थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। जैसे मेरा ये मोल है, ये इतना बड़ा नहीं था जब मैं पैदा हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे, नाउ आई एम 56, तो वो उम्र के साथ थोड़ा बड़ा हो गया है। तो पहली बात तो जो एक पीक आता है वो आता है 20 से 25 साल में।
फिर उसके बाद जितने आने हैं उतने आ गए। फिर उसके बाद अगला पीक आता है 40 से 45 साल में। तो जैसे मेरे पास अगर कोई 40-42 साल का आया और उसने बोला कि मैम चेहरे पे बहुत मोल्स हो रहे हैं, बहुत तरह के मोल्स होते हैं और ज्यादातर मोल्स जो है वो ऑन द स्किन होते हैं। ऑन द स्किन का मतलब है कि स्किन के ऊपर हैं, स्किन के अंदर नहीं है, तो उसको हम बड़ी खूबसूरती से निकाल देते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अभी रुक जाइए टिल यू आर 45, कि जितने आने हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद फिर जो हम निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे। लेकिन तिल को ज्यादातर टच नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई बहुत ही अगली जगह नहीं है, या वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर रहा है, या वो शेप चेंज नहीं कर रहा है, तो उस दैट्स नॉर्मल। दूसरे होते हैं जो रेड मोल्स होते हैं, जिसको हम चेरी एंजियोमास बोलते हैं। लाल तिल होते हैं, जितना फेयर होता है उसमें चेरी एंजियोमास उतने ही ज्यादा होते हैं। ये बिल्कुल हार्मलेस से मोल्स हैं। मोल्स के लिए टेंशन मत कीजिए, डॉक्टर के पास जब जाइए, अगर आपको लगे कि इस मोल में कुछ चेंज नजर आ रहा है, मतलब कि सरफेस जो है वो उबड़ खाबड़ होने लगा है या उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, पर नंबर ऑफ मोल्स जो है जो आपकी किस्मत में और आपकी जीन्स में लिखा है उतना तो आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। ये रिमूव होते हैं चेहरे पे अगर ज्यादा हो जाए हाँ, वी सी के कौन सा मोल रिमूव हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। मोल्स या तो डर्मल होंगे जो नीचे होंगे, या बीच में होते हैं जो हेयरी मोल होता है जिसमें से हेयर भी निकल रहा होता है, या एक बिल्कुल सुपरफिशियल वाले होते हैं। तो कुछ रिमूव होते हैं, कुछ नहीं रिमूव होते हैं। यही हमारा काम है। पहला काम यह है डिसाइड करना कि रिमूव हो सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद किस तरह करना है, हमें सर्जिकली रिमूव करना है या लेजर से रिमूव करना है। अच्छा, मस्से वाले भी तो तिल हो जाते हैं ना वो कई अलग बार? है, वो अलग है। अगर वो चेहरे पे हो जाए तो वो निकाल सकते हैं, वो बिल्कुल ऊपर होता है ना। जो चीज स्किन के ऊपर बैठी है ना, उसको ऊपर से निकालना बड़ा आसान होता है। अगर वो नीचे है तो अगर हम निकालेंगे भी तो कई बार वो रीअपियर हो जाए। सर्दी में ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइजर ढंग से अप्लाई करना है? क्वांटिटी कम हो जाती है। और ऑयली स्किन वालों को, जब एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल स्किन को लोशन की जरूरत पड़ रही है शायद इतना, तो उसे इतना। जब सर्दी में उसको एक क्रीम की जरूरत पड़ रही है तो वो लोशन पे ही रहेंगे। पर चाहिए तो देखिए, सतह ऑयली स्किन का मतलब ये है। और बल्कि ऑयली स्किन वालों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उन्हें ये लगता है क्योंकि उनकी स्किन ऑयली है तो उन्हें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजर से कट जाते हैं। जब आप कट जाते हैं तो स्किन तो ड्राई आपकी भी हो रही है, गर्म पानी आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चारों तरफ हवा में खुश्की है, उसके बाद आप हीटर के आगे बैठे, तो द स्किन सेंड्स सिग्नल्स टू प्रोड्यूस मोर ऑयल। सो ऑयली स्किन वालों की हालत थोड़ी ज्यादा बुरी हो जाती है अगर वो सर्दी में मॉइस्चराइजर नहीं लगाते। मैम, सर्दियों में ना पोर्स खुल जाते हैं फेस पे, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पोर होता क्या है? पोर का मतलब है छिद्र। जैसे आपने बोला कि हिंदी भाषा से हम आए हैं तो उसको हम छिद्र बोलते हैं। तो छिद्र का मतलब है छेद। तो छेद का मतलब है कि अंदर से कुछ बाहर आने के लिए वो छेद बनाया गया है। तो इस छिद्र से निकल रहा है सीबम और पसीना। तो गर्मी में पसीना था तो वो मॉइस्ट रहता है, माने एक गीलापन सा रहता है, तो उसके चारों तरफ वो पोर बंद होने की सहूलियत रहती है। और सच बात बताऊं कि पोर के अंदर एक मसल होती है। जब आप स्किन को ना माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, तो आपको उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आता है। अभी तो आपने बात कर ली कि यहाँ पोर हो रहा है, यहाँ पिगमेंटेशन हो रही है। जब आप उसकी लेयर्स देखेंगे तो गर्मी में क्योंकि पसीना आ रहा होता है और कहीं ना कहीं एक नमी सी रह रही होती है, तो स्किन हार्ड नहीं होती है पोर के चारों तरफ। गर्मी में क्योंकि एक तो स्किन के सेल्स नहीं निकल रहे हैं, तो वो जो पोर है उसके चारों तरफ की स्किन हार्ड हो गई, वो बंद नहीं हो पा रही। इसीलिए एक्सफोलिएशन का फायदा होता है। जब आप हल्का सा एक्सफोलिएट करते हैं, आप एक पील ऑफ मास्क लगाते हैं या एक हल्का सा स्क्रब करते हैं, तो वो आप टॉप लेयर ऑफ डेड सेल निकाल देते हैं। जब आप टॉप लेयर ऑफ डेड सेल निकल जाते हैं तो उस पोर को बंद होने का मौका मिल जाता है। सर्दी में आइस का इस्तेमाल करें या फिर ना करें? बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। पहले ही स्किन बेचारी सर्दी से मर रही है, लेयर्स उसकी जो है बिल्कुल एक दूसरे से ना, स्किन के सेल्स होते हैं जैसे ईंटें हैं, आपने दीवार पे ईंट लगी हुई है, उसके बीच में आप सीमेंट लगाते हैं ताकि वो दीवार बनी रहे। तो ये जो सीमेंट होता है ये आपका सेरामाइड है, ये आपका जो स्किन का लिपिड या मॉइस्चर है। सर्दी में ये लिपिड थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है, तो यही हम मॉइस्चर से उसको दे रहे हैं। अब इसमें अगर आप आइस लगा देंगे वो ईंटें बिल्कुल बिखर जानी है, दीवार खत्म हो जाएगी। मतलब इस चीज से तो बचना पड़ेगा। ठंडे पानी से फेस धोए या फिर जैसे आपने कहा कि गुनगुने से गुनगुने से धोना है, ठंडे से नहीं धोना है। देखिए, एकदम ना बहुत ज्यादा स्किन में जब भी आप ठंडा कुछ करते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो कंस्ट्रिक्शन मतलब है ब्लड वेसल्स बंद हो जाती हैं, तो पहले ही सर्कुलेशन नहीं है, तो उसमें अगर आप और उसको सर्कुलेशन को बंद कर देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही स्किन एजिंग बढ़ने लगेगी। आपने कभी ध्यान दिया है कि सर्दी में बाय द एंड ऑफ दिसंबर लोग बूढ़े लगने लगते हैं ज्यादा, क्योंकि वो मॉइस्चराइज
नहीं कर रहे, वो मसाज नहीं कर रहे, तो आपकी सर्कुलेशन नहीं रहेगी। भरी सर्दी में एक बाल गिरने का जो सीजन होता है वो हम बोलते हैं मॉनसून होता है। एक सीजन और होता है जो होता है एंड ऑफ दिसंबर, बिकॉज एंड ऑफ दिसंबर में ठंड इतनी ज्यादा होती है, बॉडी ट्राइज टू कंजर्व एनर्जी, कंजर्व द हीट एंड एनर्जी। तो हमारे ये ठंडे हो जाते हैं फिंगर्स, ये ठंडा हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है और ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो अगर सर्कुलेशन कम हो गई तो जाहिर बात है फिर वो स्किन लेयर भी नहीं निकलेगी और बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। तो सर्दी में हॉट ऑयल मसाज की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है सर के लिए, और सर्दी में फेशियल मसाज की भी अहमियत इसीलिए। आपने अभी ये कहा कि सर्दी में बाल झड़ते ही झड़ते और दिसंबर के महीने में खासकर झड़ते हैं। अब दर्शक जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, उनका दूसरा सवाल आपसे यही होने वाला है, इसी के ऊपर दूसरा सवाल कि अभी बताइए झड़ने से कैसे बचेंगे, घरेलू उपचार पूछना चाहेंगे आपसे। हॉट ऑयल मसाज, मैंने आपको ये बताया कि बाल इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि बॉडी अपने शरीर की गर्मी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो जो भी एरियाज जो बाहर होते हैं उसकी सर्कुलेशन कम हो जाती है, सर्कुलेशन कम हो जाती है, खून का दौरान कम हो जाता है, खून नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, तो वो बेचारा बाल कहाँ जिंदा रहेगा। तो हल्के हाथ से हॉट ऑयल मसाज कीजिए, हॉट टॉवल कीजिए। एक टॉवल को अच्छे तरह से देखिए, डीप कंडीशनिंग की जब बात होती है, हमारे यहाँ ना हिंदुस्तान में कंडीशनर एक एलियन प्रोडक्ट है, ज्यादातर लोगों को आदत नहीं है, वो बाल बस धो के और निकल जाते हैं। कंडीशनर की जरूरत शायद पहले इसलिए नहीं होती थी बिकॉज सब बालों में तेल लगाते थे। तो तेल लगाने से जब आप बाल धोते थे तो एक्स्ट्रा तेल निकल जाता था, जितनी जरूरत होती थी वो रह जाता था और वो एज अ कंडीशनर इस्तेमाल करता था। अब हम लोग ना तेल लगा रहे हैं ना कंडीशनर लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ की हालत खराब हो गई है। तो सर्दी में कंडीशनर लगाइए, अगर कंडीशनर नहीं लगाना चाहते हैं तो ऑयलिंग कीजिए। और ऑयलिंग का जैसे हॉट ऑयल मसाज का यहाँ है, पर यहाँ इन स्ट्रैंड्स पर भी तेल लगाइए। और सर्दी की तो खासियत ये है कि आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। हम ऑयल्स को पतला और मोटा, थिक एंड थिन ऑयल में डिफ्रेंशिएट करते हैं। गर्मी में हमेशा थिन ऑयल बोला जाता है, जिसका मतलब होता है आंवले का तेल, नारियल का तेल या कियोकार्पिन जैसे क्लियर तेल। सर्दी में आप थिक ऑयल्स इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, तिल का तेल, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल समहाउ और अदर हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में है, पर डर्मेटोलॉजिस्ट को उससे बहुत डर लगता है बिकॉज वो काफ़ी लोगों को एलर्जी कर देता है। तो कोशिश करके सरसों का तेल ना लगाएं। तो कोई भी ऑयल लगाइए, उसके बाद बालों को धो दीजिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ड्राई हो रहे हैं तो प्लीज़ कंडीशनर लगा लीजिए। कंडीशनर को भी अच्छी तरह से हाथ पे मल के अगर आप सिर्फ अपनी रूट्स पे या नीचे लगाएंगे वो बड़ा अच्छा काम करेगा। जड़ों में कंडीशनर लगाना चाहिए? नहीं, जड़ों में कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। जड़ से ही तो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है इन स्ट्रैंड्स पे भी, बिकॉज जो गर्म पानी पे इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये बाल ड्राई हो रहे हैं। हफ्ते में एक बार हॉट ऑयल मसाज कीजिए, उसके बाद एक हॉट टावल को पानी में निचोड़ के अच्छी तरह लगाइए। गर्म पानी में निचोड़ सकते हैं, नहीं तो मैं जो तरीका बताती हूँ वो ये होता है कि टावल को पानी में निचोड़िए, उसको माइक्रोवेव में 5 मिनट कीजिए, खोल के उसको बांध लीजिए, इतने दूसरा टावल कीजिए, तो 10 मिनट तक आप 2 टावल में वो बालों को स्टीम दे देंगे। स्टीम दीजिए। जब स्टीम देते हैं, कभी ना मेरा मन करता है कि मैं लोगों को स्ट्रक्चर दिखाऊं कि आखिर ये होता क्या है। हमारे जो बाल होते हैं उसमें ना इस तरह से केराटिन होता है, तो वो कांटे की तरह हो जाते हैं। जब आप स्टीम करते हैं वो ऐसे स्मूथ हो जाते हैं। तो सोचिए अगर कोई ऐसी चीज है तो वो जाहिर बात है कि वो कड़कड़ लगेगी, वो लोगों के बाल स्प्लिट एंड्स होने लगते हैं। तो जब आप कंडीशनर करते हैं, डीप कंडीशनिंग करते हैं, हॉट टॉवल करते हैं, हॉट मसाज करते हैं, तो बाल स्मूथ हो जाते हैं। और जब वो स्मूथ हो जाते हैं तो टूटेंगे कम। अच्छा, लेकिन जिन लोगों के बाल हर मौसम में झड़ते हैं, सर्दी हो या गर्मी, 12 महीने बाल झड़ते हैं, अलग अलग तेल लगा के भी परेशान हो जाते हैं, तो पहले तो इसका कारण क्या होता है? इतने बाल क्यों झड़ते हैं? क्या डाइट ठीक से नहीं लेते हैं या फिर वंशानुगत ये समस्या रहती है? देखिए, हर बाल अपनी जिंदगी अलग जी रहा है। वो उगता है, ठहरता है और गिर जाता है। और ये जो टाइम है ये सबका जेनेटिक अलग अलग होता है, जैसे, और सबकी जेनेटिक लेंथ अलग होती है। सबके बाल, अगर बाल ना काटें इसका मतलब यहाँ तक थोड़ी उग जाएंगे। वो एक आध अजूबा टीवी पे नजर आता है कि जिसके पैर तक बाल, लंबे बाल, आदिवासी ऑयल नहीं चला। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं चलता है, काम भी करना पड़ता है। तो ये बहुत जेनेटिक होता है। तो
आपके बाल हो सकता है उनकी जो लाइफ साइकिल है वो ज्यादा है, और अगर आप ये सोचिए कि सिर्फ बाल झड़ ही रहे होते और ना आए होते तो गंजे हो चुके होते ना। तो बाल जा रहे हैं लेकिन आ भी रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके जितने नॉर्मल किसी एक आदमी के जाते हैं उससे ज्यादा है, तो अपने ब्लड टेस्ट कराइए। कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, फेरेटिन की डेफिशिएंसी होती है, हम कोई लोग ध्यान ही नहीं देते। तो वो एक क्रॉनिक बस बाल झड़ रहे हैं बस ये बोल दिया और बात हो गई। मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट होने का एक नुकसान ये है कि कहीं भी कोई मिले जानने वाला, वो सिनेमा हॉल हो या मार्केट हो, एक आध प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम बाल झड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अगर इतने बाल झड़ रहे हैं कि वो आपके लिए आफत है तो आप क्लिनिक आइए, तो उसका डायग्नोसिस और सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर इतने नहीं झड़ रहे कि आप इतनी जहमत करें, जीते रहिए। अच्छा, ये जैसे हमारे जो हेयर होता है, कई बार देखते हैं ना कि यहाँ पर बाल कम है या इस हिस्से में बाल कम है, तो ऐसे में कई लोग आजकल मार्केटिंग भी बहुत होती है ना प्रोडक्ट्स की, लगाते हैं कि आपके यहाँ कम है तो यहाँ हेयर अपने आप आ जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी हेयर की। तो ये क्या होता है? हमारे हेयर में हमारा जो स्कैल्प है इट इज डिवाइडेड इनटू एरियाज। ये हमारा फ्रंटल एरिया अलग है, ये अलग है, और पीछे का अलग है। जब हम उस व्यक्ति का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जिसके बिल्कुल भी बाल नहीं हैं, तो भी हम बाल कहाँ से लेते हैं? हम पीछे से लेते हैं, क्योंकि यहाँ के कभी नहीं जाते। तो आपके अलग अलग एरियाज ऑफ योर स्कैल्प आर अंडर द हार्मोनल इन्फ्लुएंस अलग अलग तरह से। ह्यूमन हेयर लाइन जो है वो इन्वर्टेड वी है। यहाँ के बाल छोटे होंगे ही होंगे, मतलब कम होंगे ही होंगे। उसको हम बोलते हैं मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल, जिसका मतलब है कि हेयर फॉलिकल तो है लेकिन उसमें से मिनिएचर हेयर निकलने लगा है। और तभी इन सब चीज़ों के लिए जो ज़्यादातर चीज़ें के इस्तेमाल होती हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल एक आम सॉल्ट है जो सबको पता है और जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो यही ठीक करता है। वो मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल की जगह नॉर्मल बाल निकाल देता है, लेकिन जब तक आप उसको इस्तेमाल करेंगे तब तक वो रहेगा। जिस दिन उसको रोकेंगे उसके 10 दिन बाद वो बाल झड़ जाएंगे। तो यू हैव टू नो कि इसकी वजह क्या है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है ना और आपको लग रहा है कि इट्स बॉदरिंग यू, एक बार डॉक्टर के पास जाके डिस्कस कर लें। तो वो बात, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वी हैव टू मेक अ प्लान फॉर लाइफ। अगर एक 20 साल का लड़का मेरे पास आया है जिसकी हेयर थिनिंग हो रही है, तो 20 साल पे तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होगा ना। तो 20 साल पे आप उसको बालों को, उसकी जिंदगी बढ़ाओगे कि वो जो चीज उसकी जेनेटिक्स में 25 साल पे वो गंजा हो रहा था वो 35 तक हम खींच के ले जाएंगे। लेकिन फिर भी हम उसकी जेनेटिक्स को चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो 2025 में रहने का फायदा ये है कि आपके पास चीजें मौजूद हैं। हम पीआरपी कर रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर कर रहे हैं, ये सब बालों की लाइफ के लिए। लेकिन जो आपकी जीन्स में लिखा है कहीं ना कहीं जाके तो वो सामने आएगा। अच्छा, जो हेयर ट्रीटमेंट होते हैं, खासकर हेयर ट्रांसप्लांट की आप बात करिए, और भी कई तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं हेयर से जुड़े, तो मैंने सुना है कि इस वजह से डेथ भी हो जाती है। गलत लोगों से कराओगे, गलत जगह कराओगे, हर चीज का एक तरीका है। तो वो तरीका जो है, अगर, इसीलिए तो क्वालिफिकेशन है, इसीलिए तो हमारी अहमियत है। आप सही डॉक्टर पकड़िए। पैसों के चक्कर में कई बार क्या होता है ना, लोग सस्ता चीज ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें लगता है ये भी यही कर रहे हैं और ये भी यही कर रहे हैं। भाई मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरी जो नॉलेज है या मेरा जो हाथ है उसका उसका दाम है ना। तो वो जो आज बैठा है, जो आज आया है, उसकी किताबी नॉलेज सही हो सकती है, उसकी टेक्निक सही हो सकती है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो शायद उसे नहीं। मेरे एक परिचित है जानने वाले, उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो उनके सर में मतलब लगातार 15 से 20 दिन दर्द रहा था। तो ये मतलब ये प्रोसेस का हिस्सा होता है या फिर कुछ और? हिस्सा है, क्योंकि 2 महीने कम से कम लगेंगे। आपने रोपा है, जैसे जैसे हम बीज बीज भी नहीं, फसल रोपी है। जैसे धान की फसल रोपी जाती है ना, बीज नहीं। यहाँ से बाल निकाल के यहाँ लगाए हैं, तो उसको जड़ भी पकड़नी है, फिर उसको उगना भी है, उसको टिश्यू को भी अपना बनाना है। तो इट्स अ होल प्रोसेस। अच्छा, लेकिन सर्दियों में मेन जो रीजन क्या होता है बाल झड़ने का? वही बोले, सर्कुलेशन कम हो जाती है। बस तेल लगा ले, अच्छे से मसाज करें हेयर की। वो अगर आप सर्कुलेशन नॉर्मल रखेंगे तो बाल नॉर्मल रहेंगे। ये ऑयलिंग जो हमें करनी है नहाने से घंटा पहले करनी है या होल डे लगा के रखना है? आइडियली जो नहाने से 1 घंटा पहले ही करनी और चाहिए। जो लोग हमेशा 2-2 3-3 दिन तक लगा के रखते हैं, उससे क्या है कि हवा में जितना भी पोल्यूशन है, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, वो आपके सर में चिपक जाते हैं। और उसके साथ साथ जब आपको थोड़ा बहुत पसीना, या आपके जो रात को जब आप सो रहे होते हैं, तो वो तेल बह के आपकी स्किन पे आता है और एक्ने करता है। तो जो हमें तेल का फायदा लेना है वो तो मसाज का लेना है ना।
तो 1 घंटा पहले लगाई और फिर धो दी। लेकिन ऐसे तो बड़े बूढ़े कहते थे ना कि 3-3 4-4 दिन मतलब जो है ऑयलिंग हमेशा जब बड़े बूढ़े होनी होते थे चाहिए। तो पोल्यूशन भी नहीं होता था, और जब बड़े बूढ़े होते थे तो खाना भी बहुत शुद्ध होता था। तो आजकल हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, तो तरीका भी बदल एज अ डर्माटोलॉजिस्ट क्या सजेशन देना चाहेंगे आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए सर्दियों में क्या खाना है? नट्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं, तो सर्दी में आपकी डाइट पे कहीं ना कहीं ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, ये सब चीज़ें इतनी अच्छी तरह अवेलेबल हैं कि आप उसे बेड साइड रख दीजिए, 2 चम्मच खा लीजिए, वो आपका काफ़ी हद तक जो अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पूरा करेगा। और अपने खान पान में जितनी भी डाइटिंग है ना वो गर्मी में होनी चाहिए, सर्दी में डाइटिंग थोड़ी सी कम होनी चाहिए, बिकॉज सर्दी इज द टाइम व्हेन योर बॉडी इज फिलिंग अप द रिजर्व्स, तो आपके रिजर्व्स पूरे हो रहे हैं। तो अगर आप सर्दी में कोताही करेंगे तो फिर वो आपको बाद में बहुत परेशान करेगा। खाने के लिए सबसे बेस्ट और क्या रहेगा? ये तो आपने बता दिया कि ड्राई फ्रूट्स लेकर आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। खाना, इसीलिए खाना जो है, तो यही तो बता रही हूँ, सर्दी में खाइए, घी, पराठे, हलवा खाइए, थोड़ा सा डायबिटीज को वो रख के खाइए, लेकिन अपने स्टोर्स को पूरा कीजिए। डाइटिंग तभी तो मना कर रही हूँ सर्दी में। सर्दी इज नॉट द टाइम टू, अपनी बॉडी को भूखा रखने का वक्त नहीं है। अच्छा, बाल हमारे अच्छे दिखे उसके लिए भी कुछ खाने के लिए कुछ चीजें होती हैं? बालों के लिए जो यही सीड्स और लिनोलेक, बाल का जो केराटिन है, स्किन, हेयर एंड नेल, हमारा केराटिन सेम है, तो सर्दी में हम कोलेजन देते हैं, कोलेजन टैबलेट्स देते हैं। हम लोग जो है एज डॉक्टर्स, हम बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स या मल्टीविटामिन सर्दी में ज़्यादा देते हैं, बिकॉज सर्दी में एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। तो सर्दी का टाइम होता है जब आप एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, सर्दी का टाइम होता है जब आप कोलेजन खाते हैं। आजकल कोलेजन सैशे आते हैं, वो हफ्ते में एक बार पीजिए। तो मेरे तो अब अक्टूबर टू फेब आप मान के चलिए कि लोगों के स्टोर्स पूरे भरे जाएंगे, कोलेजन पिलाया जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट पिलाया जाएगा, क्योंकि गर्मी से भी आपको झेलना है ना, तो आपकी बॉडी को नॉर्मल। आप ये बताइए, चेहरे के लिए सर्दी में सबसे बढ़िया सीरम कौन सा रहेगा? एज के ऊपर डिपेंड करता है, और सर्दी का फायदा ये है कि सारे सिरम्स काम कर जाते हैं, इरिटेट नहीं करते हैं, बिकॉज पसीना नहीं आ रहा होता है। तो नॉर्मली जो इरिटेशन होती है वो पसीने के साथ सिरम से मिलके होती है। तो जो यंगर लोग हैं, जो 20s हैं, उनके लिए नाइसिनामाइड बहुत अच्छा रहता है। 30 to 45 के लिए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड 15 to 20%। दिक्कत सारी क्या हो गई है कि मैं ये जो नाम ले रही हूँ वो ओवर द काउंटर चीज़ों में आपको नाम तो नजर आ जाएगा, पर परसेंटेज होगी 1%, 2%। तो वो 1%, 2% तो मतलब वो खाने में जीरे के बराबर है, तो उसका ना टेस्ट होगा ना वो काम करेगी। तो आपको जो है उसका सही परसेंटेज का इस्तेमाल कीजिए, और जो थोड़े से ओल्डर है, मैच्योर स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड। परसेंटेज भी बता दीजिए। हाइलुरोनिक 20% से कम कोई काम नहीं करता। तो कोई भी चीज ले रहे हैं, सिर्फ एक नाइसिनामाइड है, वो 10 to 20 यंगर लोगों में चल जाता है, पर ओल्डर लोगों में 20% से कम कुछ भी काम नहीं। आप ये सोचिए ना, 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है कि वो जो फॉर्मूला है उसके अंदर उसका एक मीडियम भी है अंदर पहुंचाने वाला, उसमें 10 तरह के सूदिंग एजेंट्स भी हैं, और उसमें जो एक्टिव सॉल्ट है वो 20% है। तो अगर यही 2% हो, वो 2% क्या करेगा? मतलब वो कहाँ जाएगा और कैसे काम करेगा? सर्दियों की बात होगी तो चेहरे पर ये देखा जाता है कि दाग धब्बे जो है, जैसे कि अभी आपने बताया अभी कि उसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन बाल भी आ जाते हैं। मैंने देखा है कि कई लोगों के फेस पे इस जगह पे बहुत ज्यादा बाल नजर आते हैं, और खासकर विंटर सीजन में ज्यादा होते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है वो विंटर की कहानी नहीं है, वो तो जेनेटिक कहानी है। और एक तो जो यंगर लड़कियां हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल एरियाज हैं, बियर्ड एरिया इसे हम बोलते हैं। तो अगर फीमेल्स में इस एरिया पे थिक बाल तो हम सबके हैं, विलस हेयर है, रुआ सबका है, वो बाल आया कहाँ से? जैसे यहाँ पर मोटे से पतला बाल हो रहा था, यहाँ पर पतले से मोटा बाल हो रहा है, तो वही हार्मोनल चेंज हो रही है। तो जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है उनके यहाँ पर ये बियर्ड एरिया पे बाल आने लगते हैं, और फिर यही चीज मीनोपॉज पे आने लगती है जब आपके फीमेल हार्मोन कम होने लगे। हम सबके अंदर, मेल्स के अंदर भी फीमेल हार्मोन है और फीमेल के अंदर भी मेल हार्मोन है, दे आर द सेम हार्मोन्स, जो अलग अलग वो होते हैं। तो मेल और फीमेल हार्मोन का बैलेंस होता है, जब मेल हार्मोन बढ़ने लगता है तो वो थिक बाल आने लगते हैं। इसका सोल्यूशन है मैम कुछ हटाने का? लेजर हेयर रिमूवल सोल्यूशन है, और लेजर हेयर रिमूवल भी तभी सक्सेसफुल है जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रोल हो। मतलब आप एक यंग लड़की हैं, आप 20 से 25 साल के हैं, और आपका हार्मोनल बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो फिर कोई भी लेजर उसको ठीक नहीं कर सकती, बिकॉज लेजर जो है उसको हटा रही है, पर अगला जो आने वाला है उसको तो ठीक नहीं कर रही है।
हम लोग लड़कियों के स्किन केयर पे तो बहुत बात करते हैं, थोड़ा सा लड़कों के स्किन केयर पर भी बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लड़का हो या लड़की, ह्यूमन स्किन है। थोड़ा सा हम दोनों उसमें फर्क है, बिकॉज आवर हार्मोन्स आर डिफरेंट। मेल्स की स्किन थोड़ी सी थिकर होती है और मेल्स की स्किन सेंसिटिव कम होती है, क्योंकि हमारा फीमेल वाला जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारी स्किन को थिन और सेंसिटिव बनाता है। दूसरा, मेल्स की दाढ़ी की एरिया में जो है एक थिक बाल होते हैं, तो अगर वो क्लीन शेवन है तो भी वो रोज एक्सफोलिएट कर रहा है, और अगर दाढ़ी है तो भी वो एक तरह से सन प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन मेल्स की स्किन के साथ दिक्कत ये है कि आपने मेल्स के देखा होगा, यहाँ पर क्रोज फीट बहुत आ जाते हैं और काफी बार पिगमेंटेशन ये और वो बड़ी एग्जैक्टली ये इंडियन स्किन पिगमेंटेशन है, जो पहले सिर्फ काला होता है उसके बाद वो थिक भी होने लगता है। ये आपको ठीक कराना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप इसके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दें, इसका कोई देसी नुस्खा नहीं है। आई कैन नॉट से कि आप मलाई लगा लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट और बड़ी मेहनत से ठीक होता है, और जितनी जल्दी आप उसको करें, और उसमें भी एक 10% लोग ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ करने के बावजूद ठीक नहीं होता, तो वो जो है मेल्स को अपना फेस वॉश तो रेगुलरली करना ही करना है। उसके अलावा मॉइस्चराइजर तो ह्यूमन स्किन की जरूरत है। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो ये जो क्रॉस फीट होते हैं वो मेल्स के ज्यादा नजर आते हैं। एक तो वो बाहर ज्यादा रहते हैं, उनका सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, और उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं रहे। तो मॉइस्चराइजर कुछ मतलब बहुत महंगी नहीं, नॉर्मल मॉइस्चराइजर आप लगा लें, बस यही बहुत बड़ी इनायत है। महंगे और सस्ते से फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये आता है कि अब महंगा जरूर काम करता है और सस्ता काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है। महंगा जो है वो उसका मीडियम, वो जो भी सॉल्ट्स हैं उसको पहुंचाने का अंदर मीडियम बेहतर होता है, तो वो शर्तिया एक तरह से काम कर लेता है। जो जिसमें मीडियम का फर्क होता है उसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, गीले मुंह पे लगाना पड़ेगा, 2-3 बार लगाना पड़ेगा, तो काम सब करेंगे। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या होता है कि लोगों को, जैसे कई बार एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ड्यूटी फ्री से महंगी महंगी क्रीम्स लेके आ गए। भाई वो क्रीम ही तो है, वो खत्म हो जाएगी किसी दिन। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई सोना आ गया कि वो आपके लॉकर में रखा रहेगा। अगर आपने वो खरीद ली और उसको इस्तेमाल नहीं किया तो वो बेकार है। तो बेहतर ये है कि अपनी जेब के हिसाब से, अपने माकूलियत के हिसाब से क्रीम खरीदें और उसको रेगुलर यूज करें। अब क्योंकि शादियों के सीजन का समय अब शुरू होने वाला है, ऐसे में आपने ये तो बता दिया कि ब्राइडल अक्सर क्या करती हैं फेस पे ग्लो लाने के लिए, लेकिन बाकी जो बाराती और घराती हैं जिनको हम कहते हैं, उनका फेस ट्रीटमेंट बताइए। अगर उनको जाना है शादियों में तो वो कैसे अपने आप को जो है प्रिपेयर करके निकले? पहली बात तो ये है कि कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि कल आपको जाना है और अभी आपकी शॉपिंग ये भी तो बाकी प्रोसेस है। पहले शुरू हो जाता है, पहले हो जाना चाहिए, जो नहीं होता है। और फिर लोग आके, मतलब मेरे पास जब ब्राइडल के लिए लोग आते हैं तो मैं पूछती हूँ शादी कब है, कि नवंबर में है। अरे अक्टूबर तो ऑलरेडी आ गया। तो क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट्स भी ऐसा थोड़ी है कि आप आज ये किया, कल ये किया, परसों ये किया। एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम। तो अगर आपके घर में शादी है, आप ब्राइड नहीं भी हैं, 1-1.5 महीने पहले से किसी के पास जाके, मैं ये नहीं कह रही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आइए, आप एक पार्लर में भी जाके एक रूटीन बना लीजिए कि 1 महीने पहले ये होगा। हाइड्रा फेशियल जैसे है, हाइड्रा फेशियल अगर आपने 1 महीने पहले नहीं कराया तो उसका फायदा आपको नजर ही नहीं आएगा। वो तो 1 महीने पहले जब आप कराएंगे तो आपकी स्किन प्लम्प होगी, उसमें ग्लो आएगा। फिर जब आप शादी से पहले 10-15 दिन पहले जाके कुछ कराएंगे तो वो उसमें एड ऑन करेगा। तो और दूसरी चीज, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके और कुछ नहीं तो एक सिरम शुरू कीजिए, मॉइस्चराइजर शुरू कीजिए। ग्लो एक दिन की कहानी नहीं है, और खासकर जिनके घरों में शादी होती है वो इतने स्ट्रेस में होते हैं कि वो स्ट्रेस चेहरे से झलक रहा होता है। और दूसरी चीज, ब्राइड्स को मैं ये बोलना चाहूंगी, शादी के लिए तो आप तैयार हो रहे हैं, शादी होके आप एक नए घर जा रहे हैं, एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, वो एक अलग स्ट्रेस है। सो आपको सब कुछ साथ लेके चलना है। आपको सीखना पड़ेगा कि आपकी स्किन केयर क्या है। सिर्फ आप मेरे यहाँ आके बैठ गए या किसी पार्लर में बैठ गए और आंख बंद करके बैठ गए और घिसाई पिटाई कर ली और उसके बाद चले गए। क्या खाना है, किस तरह आपको एक्सरसाइज करनी है, क्या आपके साथ जो है आपकी वैनिटी में क्या जाएगा, क्योंकि इतना मेकअप होता है कि जिंदगी में तो मेकअप किया नहीं, शादी के बाद रोज मेकअप हो रहा है। तो मेकअप रिमूवर क्या होना चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। तो किसी से सलाह कीजिए, लिखवाइए। जिस तरह कई बार लोग बोलते हैं कि मैम ये तो बहुत कॉस्टली है, तो मैंने कहा आप 10 कपड़े खरीद रहे हैं, 9 खरीद लीजिए, वो 9 भी बेहतर लगेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने ऊपर, और खासकर अपने स्किन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि आपकी खुद की है।
नहीं, खुद की है। और आप जो भी आप क्यों कर रहे हैं, आप कपड़े क्यों खरीद रहे हैं, आप गहने क्यों खरीद रहे हैं, खूबसूरती के लिए खरीद रहे हैं ना। तो वो खूबसूरती जब तक अंदर और बाहर दोनों से नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। और अगर आपकी स्किन केयर नहीं है और आप स्किन ग्लो नहीं कर रही है तो आप अंदर से परेशान रहेंगे ही रहेंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा समय आज हमने आपका ले लिया है और सर्दी के ऊपर कुछ नुस्खे आपने बताए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी सीरम लगानी है। और सबसे ज़रूरी बात जो मेरी अभी आपसे रह गई है पूछनी, वो ये है कि एड़ियाँ फटती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, हाँ। उसका कोई ट्रीटमेंट है? एड़ियाँ फिर अलग अलग जगह की अलग अलग तरह की स्किन होती है। ये वाली जो स्किन है और एड़ी वाली जो स्किन है, आप देखेंगे बिल्कुल अलग तरह की स्किन है। ये अगर 10 लेयर थिक होती है, ये 20 लेयर थिक होती है। इसमें कोई पोर्स नहीं होते, इसमें बाल नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि पोर नहीं है तो अंदर पहुंचाना भी तो कुछ मुश्किल है ना भाई। जब वो रास्ता ही नहीं बना है कि जिससे आपकी स्किन के अंदर कुछ पहुंचे, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा हैंड एंड फुट क्रीम अलग से आती है और जिसके अंदर 10% यूरिया होता है। तो यूरिया क्रीम लेके पैरों के ऊपर, पहली बात तो ये है कि कोशिश ये करें कि नहाने के बाद जब आएं तब वो क्रीम लगा लें, क्योंकि हल्का सा जब स्किन ह्यूमिड होती है तो क्रीम अंदर अच्छी तरह जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं तो रात को यूरिया क्रीम लगाइए और कॉटन का सॉक्स पहन के सोइए, क्योंकि जब आप ऑक्लूड करके एक अंडर द कवर क्रीम लगाते हैं तो वो बेहतर अंदर जाती है। तो एड़ी का फटना और हाथों का फटना आप अपना कितना केयर कर रहे हैं ये दर्शाता है। तो फटेगी वो एक ही दिन में बहुत नहीं फटने लगेगी, लेकिन जब आप ध्यान देना बंद कर देंगे तब वो फटेगी। तो नॉर्मल सी फुट क्रीम, कोई भी फुट क्रीम चलेगी, बिकॉज फुट क्रीम का मतलब ही यूरिया क्रीम है। वो अपने घर में जरूर रखिए और उसको रेगुलरली जरूर लगाइए। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी ये सर्दी कैसे निकलने वाली है और आप अपने चेहरे पर क्या अप्लाई करने वाले हैं और अपने स्किन को कैसे बचाने वाले हैं, खासकर उस धूप की किरणों से जो कि गर्मी में भी असर करती है और सर्दी में भी बराबर ही असर करती है। सही कहा शैला मैम? बिल्कुल, सर्दी में गर्माहट कम होती है तो चुभेगी कम, पर यूवीए यूवीबी उतनी ही रहती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको सिरम कौन सी लगानी है। मैम ने एज ग्रुप भी बता दिया है, लेकिन मुझे लगता है मैम जो आपने बताई है वो सिरम ही लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक बार डॉक्टरी सलाह भी इसमें और जरूरी है? क्या होता है ना, जो ओवर द काउंटर मिल रही है वो तो आप इंटरनेट से खरीद रहे हैं, और अगर आप यंग हैं और स्किन नॉर्मल है तो वो चल जाएगा, लेकिन 35-40 के बाद आपको वो काम नहीं करेगा। तो चलिए, जो सिरम आपको मैम ने सजेस्ट किए वो आप ले सकते हैं और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खाना क्या है, कितना पानी पीना है, और साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों सर्दी के मौसम में इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है दोस्तों, और ये लॉजिक आज से नहीं चला आ रहा, बरसों से चला आ रहा है। लेकिन हम लोग क्योंकि यंग जनरेशन है, जल्दी से फॉलो नहीं करते। हमको लगता है कि अगर हम ये खाएंगे तो उसके लॉसेस ज़्यादा होंगे, हम बेनिफिट कम देखते हैं, लॉसेस ज़्यादा देखते हैं। पर उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम शाला मैम ने हंसा के सोल्यूशन दिया था और आप ही लोगों के कमेंट आए थे कि मैम जब आए तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि सर्दी का जब मौसम आएगा तब हमें अपना स्किन रूटीन क्या करना है। आपका शुक्रिया इतना समय देने के लिए, और आपका भी शुक्रिया इतने ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए।